नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में चर्चा करने वाले हैं शिक्षण विधियों की। सामाजिक अध्ययन या एसएसटी शिक्षण विधियां रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और साथियों, शिक्षण विधियाँ हैं लगभग सभी के लिए एज इट इज समान ही होती हैं, चाहे वो गणित विज्ञान के लिए हो या फिर एसएसटी के लिए हो या पर्यावरण अध्ययन लेवल फर्स्ट के लिए हो या लैंग्वेज की हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लैंग्वेज की शिक्षण विधियों में और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में। तो साथियों, अध्ययन करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर्स में शिक्षण विधियों की टीचिंग मेथड्स की। जो एसएसटी के टीचिंग मेथड्स हैं, हम एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि हो सकता है तो, यदि संभव हुआ तो हम एक ही वीडियो लेक्चर्स में पूरी शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे। साथियों, हम अलग अलग 15 या 20 वीडियो भी तैयार कर सकते हैं, या लगभग है इसको 15, 20 या 30 घंटे का वीडियो भी बना सकते हैं। लेकिन है हम सीधी बात, नो बकवास पर यकीन रखते हैं कि सीधी बात हो, विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी हो और समय का इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम आपका अधिक समय न लेकर के हम कम समय में ही इसको समेटने का प्रयत्न करेंगे। शिक्षण विधियाँ, तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा टीचिंग मेथड्स एसएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट। और रीट एग्ज़ाम्स के लिए, रीट प्री एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, और रीट मुख्य परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी शिक्षण विधियाँ टीचिंग मेथड की। यदि हम बात करें तो रीट पात्रता परीक्षा और रीट मेंस दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है टीचिंग मेथड। एसएसटी की हम बात कर रहे हैं टीचिंग मेथड सामाजिक अध्ययन। तो सबसे पहले साथियों, विद्यालय कक्ष पाठ्यक्रम, संस्था प्रधान, छात्र शिक्षक और सामाजिक अध्ययन। विषय वस्तु समस्या। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, संकल्पना, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, उद्भव एवं विकास। सामाजिक अध्ययन का अर्थ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे सामाजिक प्राणी बनने में महत्वपूर्ण योगदान माता पिता, परिवार, समाज एवं शिक्षण संस्थान अथवा विद्यालय का रहा है। मनुष्य जन्म के समय जैविक प्राणी, पारिवारिक प्राणी, सामाजिक प्राणी। जैविक प्राणी जन्म प्रकृति, पारिवारिक प्राणी माँ, सामाजिक प्राणी समाज के द्वारा। अंग्रेजी भाषा का शब्द सोशल स्टडीज़ का हिंदी रूपांतरण सामाजिक अध्ययन है। मानवीय संबंधों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना, समाज का समाज के लिए अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन में वे सभी पहलू अथवा घटक सम्मिलित होते हैं जो मानवीय संबंधों को, सामाजिक संबंधों को, व्यवहारों को, घटनाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे भौतिक घटक, जैविक घटक, सामाजिक घटक। अतः इन तीनों घटकों का क्रमबद्ध व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन कहलाता है। भौतिक, जैविक व सामाजिक घटकों का क्रमबद्ध व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहलाता है। दार्शनिक सुकरात के शब्दों में मनुष्य का परस्पर संबंध ही सामाजिक अध्ययन है। प्लेटो ने कहा है कि मनुष्य, ईश्वर एवं प्रकृति के बीच परस्पर अंतर संबंधों की व्यवस्था का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था प्रभावित करती है। इस बात का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। इनका लेख था द इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। द इथिक्स एंड पॉलिटिक्स इनका लेख था। वर्तमान में जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, वर्तमान में इनकी पुस्तक प्रचलित है पॉलिटिक्स, इनमें इन्होंने ये परिभाषा दी थी। प्रोफेसर एमपी मुफात, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एमपी मुफात ने कहा कि जीवन जीने की कला एक बड़ी सुंदर कला है जिसे सामाजिक अध्ययन के समस्त विषयों से प्राप्त किया जा सकता है। विश्व ज्ञान कोर्स रिसर्च के अनुसार, ब्रिटेनिका के अनुसार है, सामाजिक अध्ययन केवल अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का योग नहीं है, अपितु इससे प्राप्त विषय वस्तु के पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन का एक विशेष ढंग है। एनसीईआरटी 1961 के अनुसार सामाजिक अध्ययन जन सामान्य, जैविक, प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं के परस्पर अंतर संबंधों का मानवीय व्यवहारों का अध्ययन है। राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय, सामाजिक अध्ययन वह विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित है और मनुष्य के सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में अध्ययन करती है। एमपी मुफात ने कहा है, सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो युवकों को ज्ञान, सूचना व क्रियात्मक अनुभव के द्वारा सहायता प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एमपी मुफात। जॉन यू माइकेलिस, सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम तथा अतीत, वर्तमान तथा विकसित होने वाले भविष्य के सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों के प्रति उनके द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। अर्थात व्यक्ति को प्रभावशाली नागरिक बनाने के लिए जिस ज्ञान, भाव, कौशल की आवश्यकता होती है उसे सामाजिक अध्ययन कहते हैं। ऐसा विषय जो समन्वित ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, जीवन उपयोगी ज्ञान देता है। सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं की बात करें तो सामाजिक अध्ययन का संबंध मानवीय संबंधों से। सामाजिक अध्ययन मनुष्य के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक, जैविक, सामाजिक घटकों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन समाज का समाज के लिए अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन व्यक्ति की
शिक्षा व समाजीकरण का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन बालक के या व्यक्ति के नागरिकता, कर्तव्य, अधिकार, नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन उससे संबंधित विषयों का सह संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन समन्वित व एकीकृत रूप में अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याओं का, समाधानों का, ऐतिहासिक घटनाओं का, ललित कलाओं का, सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इसका क्षेत्र व्यापक है, इसके अपने सिद्धांत, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान सूचना व स्पष्ट होती है। इसके अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है। सामाजिक अध्ययन का उद्भव एवं विकास की यदि हम बात करें तो सामाजिक अध्ययन की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिकी देश में विकसित हुई थी, जहाँ इस बात पर बल दिया गया कि किसी भी राष्ट्र के उन्नति, प्रगति व विकास वहाँ की उच्च स्तरीय सामाजिक व्यवस्था और सुदृढ़ शैक्षिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिकता के विकास के लिए 1892 में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रारंभ अमेरिका में हुआ, जिसके अंतर्गत 3 विषयों को सम्मिलित किया गया: इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले सामाजिक अध्ययन विषय का जो विकास अमेरिका में प्रारंभ हुआ 3 विषयों के साथ हुआ: इतिहास, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान। 1911 में कमेटी ऑफ 10 का गठन किया गया, जिसमें समाजशास्त्र विषय को सामाजिक अध्ययन विषय में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, 1911 में कमेटी ऑफ 10 का गठन किया गया और समाजशास्त्र विषय को सामाजिक अध्ययन विषय में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया। 1916 में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन को सुदृढ़ करने का सुझाव दिया गया, जिसे कमेटी ऑफ सोशल स्टडीज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मान्यता दी। यह विषय स्वतंत्र विषय के रूप में जाने लगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है 1916 वाली। 1921 में सामाजिक अध्ययन विषय का विस्तृत अध्ययन के लिए अमेरिका राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण किया गया। 1934 में सामाजिक अध्ययन विषय का सोशल स्टडीज कमीशन की स्थापना के पश्चात तीव्र विकास हुआ। 1920 से 1955 इस युग को अमेरिकी विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान का युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, साथ ही एग्जाम की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान का युग है अमेरिकी विद्यालय में 1920 से 1955 को समय अवधि को कहा गया। सामाजिक शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है ब्रिटेन में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रारंभ 1952-53 में मुदालियर आयोग की सिफारिश पर हुआ। इंपॉर्टेंट लाइन है, साथ ही एग्जाम की दृष्टि से भारत में सामाजिक अध्ययन का विषय का प्रारंभ 1952-1953 में मुदालियर आयोग की सिफारिश पर हुई। 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 4 दिसंबर 1957 में हुई। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार सामाजिक ज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का सम्मिश्रण न होकर उनका एकीकृत पूर्ण विषय होगा, जो छात्रों को यह समझाने में समर्थ हो कि समाज ने अपना वर्तमान रूप किस प्रकार धारण किया और जिन सामाजिक शक्तियों के बीच वे रहते हैं उनकी विवेकपूर्ण ढंग से व्यवस्था कर सके। सर्वप्रथम पंजाब सरकार ने राज्यों में सभी स्तरों पर सामाजिक विषय प्रारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कोठारी आयोग इंपॉर्टेंट है ये भी। डीएस कोठारी की अध्यक्षता में पुनः शिक्षा आयोग बना। इसके अनुसार कक्षा 1 से 5वीं तक एकीकृत रूप ठीक है, लेकिन 6, 7, 8 इसके कुछ भागों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए। नोट, सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप को पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है। कक्षा 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन कहलाती है, कक्षा 6, 7, 8 में सामाजिक अध्ययन और उच्च स्तर पर से सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुसार 1968, 1986, 1992 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के विकास के लिए अनेक सुझाव दिए गए, जिनकी क्रियान्विति PQA प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में गठन किया गया। नोट, आयोग की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद दिल्ली ने 1975 में एक पाठ्यक्रम बनाया सामाजिक अध्ययन का। स्रोतों की यदि हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र से तात्पर्य एक निश्चित परिधि एवं सीमा का निर्धारण करना है। अतः सामाजिक अध्ययन का भी एक निश्चित क्षेत्र अथवा सीमा होती है जो सबसे विस्तृत एवं व्यापक है। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाता है। NCERT 1961 के अनुसार सामाजिक अध्ययन विषयों के में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया है। सामाजिक अध्ययन में विषय मूल विषय है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। अनुषंगी विषय समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। सामाजिक अध्ययन के मूल विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र है। मुदालियर आयोग के अनुसार इन्होंने सामाजिक अध्ययन में निम्न विषय सम्मिलित किए हैं: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। मुदालियर आयोग के अनुसार व नागरिक शास्त्र, जिसमें लोक प्रशासन और राजनीतिक शास्त्र दोनों को मिलाकर के नागरिक शास्त्र का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, कोठारी आयोग 1964 से 66 के अनुसार इन्होंने सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र को सम्मिलित किया। स्वतंत्र वातावरण में अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित करने पर बल दिया। तो इन सभी को याद रखना है। कोठारी आयोग के अनुसार, मुदालियर आयोग के अनुसार, NCERT के अनुसार मनुष्य, प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगर्भिकी, चिकित्सा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान,
अर्थात मनुष्य प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन विषय से परस्पर अंतर संबंधित व प्रभावित है तथा इसके अंतर्गत ललित कलाओं का व्यवहारिक ज्ञान, नई नई घटनाओं का अध्ययन व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना भी सम्मिलित है। अर्थात सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र इस प्रकार का है कि व्यक्ति और समाज दोनों की आवश्यकताओं व दैनिक जीवन की समस्याओं को दूर करता है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति के से तात्पर्य एक निश्चित स्वभाव का होना। सामाजिक अध्ययन का भी एक निश्चित स्वभाव होता है जिसके माध्यम से उसकी प्रकृति निश्चित होती है जो सकारात्मक तथा आशावादी होती है। प्रकृति की विशेषताओं की बात करें तो सामाजिक अध्ययन की प्रकृति की विशेषताएं हैं। इसकी प्रकृति समन्वित व एकीकृत रूप है। इसकी प्रकृति मानवीय संबंधों के अध्ययन करती है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति समाजशास्त्री तथा सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन करने की है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति सामाजिक घटनाओं का अमूर्त एवं सूक्ष्म अध्ययन करने की है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति मानवीय संबंधों व सामाजिक संबंधों, प्राकृतिक संबंधों के परस्पर संबंधों की है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की, शिक्षा एवं सामाजिकरण की, राष्ट्रीय दृष्टिकोण की है। अब सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञानों में संबंध क्या है। सामाजिक अध्ययन इसका उद्देश्य बालक को सभ्य बनाना है। सामाजिक विज्ञान इसका उद्देश्य नए प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करना है। यह एक एकीकृत विषय का ज्ञान प्रदान करना है। यह विभिन्न विषयों में विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान करना है। इसका क्षेत्र सीमित है, इसका क्षेत्र व्यापक है। इसका केंद्र बिंदु मानव क्रिया है, इसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। यह अनुदेशात्मक कार्य करता है, यह सार्थकता और सामाजिकता का कार्य करता है। यह व्यवहारिक सूचनात्मक है, यह सैद्धांतिक है, यह बाल केंद्रित है, समाज केंद्रित है। इसके अंतर्गत आय विषयों का बौद्धिक स्तर सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा सीमित होता है। इसके अंदर आय विषयों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है। कक्ष की प्रक्रियाएं। कक्षा प्रबंधन कक्षा को व्यवस्थित करना अर्थात शिक्षक के लिए चुनौती भरा कार्य है। शिक्षक का प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पूर्ण विकास करना है। पूर्ण विकास तभी संभव है जब शिक्षक अपने प्रबंधन के द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा। शिक्षक कक्ष के प्रबंधन के लिए अनेक प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है। जैसे छात्र जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ अनेक अवसर आते हैं जब हम चर्चा करते हैं कि अमुक शिक्षक अच्छा पढ़ाता है और अमुक नहीं। कभी कभी कोई शिक्षक अच्छी से अच्छी तैयारी, अनेक सहायक सामग्री का प्रयोग, नवीन पाठन विधि के प्रयोग आदि करने के बावजूद भी अच्छा नहीं पढ़ा पाता। इसके विपरीत दूसरा सामान्य तैयारी के बाद भी सफलता से पढ़ा लेता है। ऐसा क्यों होता है? यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें तो इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि शिक्षण एक कला है, एक आर्ट है जिसमें हर एक शिक्षक प्रवीण नहीं होता है। जो शिक्षक जितना अधिक इस कला में प्रवीण होगा उतना ही अधिक सफल, छात्र प्रिय एवं प्रशंसित शिक्षक कहलाएगा। छात्र उसे पसंद करेंगे, छात्रों का प्रिय होगा, सफल होगा और प्रशंसित शिक्षक कहलाएगा जो इस शिक्षण क्रिया में प्रवीण होगा। अतः एक शिक्षक के लिए इस कला में निपुण होना आवश्यक है। जैसे शिक्षक को नियमित कार्यों की सारणी तैयार करनी चाहिए, कक्षा का आधार तय करना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों के साथ सहयोग, मैत्रीपूर्ण तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। कक्षा का संचालन हेतु कक्षा कक्ष का उपयुक्त व्यवस्थित होना आवश्यक है। जैसे कक्षा हवादार होना चाहिए, रोशनी की सही व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक को कक्षा कक्ष में अनुदेशन और अधिगम दोनों प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए। शिक्षक की अनुशासन की समस्याओं के प्रति अभिवर्ती कक्षा नायक का चुनाव वस्तुनिष्ठ ढंग से करना चाहिए। शिक्षक को अंतर व्यक्तिगत संबंधों को विकसित करना चाहिए। प्रभावी कक्षा कक्ष प्रक्रिया के लिए आवश्यक तथ्यों एवं स्थितियों का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नंबर 1, अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है अर्थात शिक्षण अधिगम संबंधी समस्त क्रियाओं का संपादन करने से पूर्व उसके विभिन्न सैद्धांतिक व व्यवहारगत उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है। इसके बाद ही विभिन्न प्रक्रियाओं का आयोजन किया जाता है। नंबर 2, कक्षा कक्ष प्रक्रिया में विभिन्न गतिविधियों का निर्धारण छात्रों की योग्यता एवं उसकी रुचि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यदि कक्षा कक्ष संबंधी गतिविधियां छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुकूल है तो उनका अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी होगा। इसके विपरीत स्थिति में अधिगम स्तर न्यून हो जाएगा। अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में प्रत्येक कार्य योजनाबद्ध ढंग से संपन्न होता है। इसमें शिक्षक तथा छात्र दोनों की गतिविधियों को पाठ्यक्रम के आधार पर पूर्व में ही निश्चित कर लिया जाता है, जिससे गतिविधियों के लिए आवश्यक सामग्री व वातावरण निर्मित करने में कठिनाई नहीं होती है। नंबर 4 पर साथियों, प्रभावशाली कक्षा कक्ष प्रक्रिया पूर्णतः जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसमें शिक्षार्थी को अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करनी चाहिए। शिक्षक का व्यवहार छात्रों को प्रति सकारात्मक होना चाहिए। प्रभावशाली कक्षा कक्ष प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार आत्मीय रूप में होना चाहिए अर्थात
छात्रों की विभिन्न त्रुटियों को शिक्षक द्वारा सहृदयता के साथ दूर करना चाहिए। कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का स्वरूप उपचारात्मक एवं निदानात्मक क्रियाओं से ओतप्रोत होना चाहिए। अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में मूल्यांकन में उपयुक्त विधियों का विश्वसनीय एवं वैध होना आवश्यक है, जिससे छात्रों की प्रगति का उचित ज्ञान शिक्षक को प्राप्त हो सके तथा वह उसमें आवश्यक सुधार कर सके। कक्षा कक्ष नंबर 8, कक्षा कक्ष वातावरण स्नेहयुक्त एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक विषय है जो क्रियाओं में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन एवं उच्च अधिगम स्तर को विकसित करता है। सफल शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नंबर 1 है क्रियाशीलता का सिद्धांत, नंबर 2 विभाजन का सिद्धांत, नंबर 3 चयन का सिद्धांत, नंबर 4 जीवन की परिस्थिति से संबंध करने का सिद्धांत, नंबर 4 रुचि का सिद्धांत। सफल शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की बात करें तो शिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट हो, शिक्षण सामग्री योग्य एवं अनुभवी शिक्षक। सामाजिक अध्ययन कक्ष की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक अध्ययन कक्ष की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री एवं उससे संबंधित नई खोज एवं यंत्रों के आविष्कार को देखते हुए सामाजिक अध्ययन कक्ष की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसका आंसर हो गया अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में पूछे जाने वाले प्रश्न अति लघुत्तरात्मक वस्तुनिष्ठ लघुत्तरात्मक होते हैं। कक्षा शिक्षण में प्रभावी व्यवहार शिक्षक का माना जाता है। कक्षा शिक्षण में प्रभावी व्यवहार शिक्षक का, टीचर का माना जाता है। अब है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शिक्षक एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाया जाता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों में परिवर्तन। शिक्षण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सदैव निरंतर गतिशील, परिवर्तनशील एवं प्रगतिशील है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता है, जिसका प्रयोग विद्यालय में कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक के माध्यम से किया जाता है। शिक्षण शास्त्री मॉरिसन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति शिक्षक, कम परिपक्व व्यक्ति छात्र को और अधिक परिपक्व बनाने का प्रयास करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एग्जाम्स। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति माना शिक्षक, कम परिपक्व व्यक्ति माना छात्र को और अधिक परिपक्व बनाने का प्रयास करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से मॉरिसन के जो कथन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मॉरिसन का ये कथन है। नेक्स्ट साथियों, रियांस मोदी ने क्या कहा है? दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने, उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है। यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गेज मोदी ने कहा कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। B.O. स्मिथ ने कहा कि अधिगम को विवृत करने वाली क्रिया शिक्षण है। स्वामी विवेकानंद, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। शिक्षण का सामान्य अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का शाब्दिक अर्थ है सीखना या सीख देना। अर्थात शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल है और सिखाने वाला प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और कौशल अर्जित करता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करती है। जॉन एडम्स के अनुसार जो शिक्षक एवं छात्र के मध्य परस्पर अंतःक्रिया से संपादित होती है, द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षक केंद्रित होती है। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक व शिक्षार्थी होते हैं। जॉन डीवी के अनुसार इसमें शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम की सहायता से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। जॉन डीवी के अनुसार त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। शिक्षण क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया। किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, ये बाल केंद्रित होती है। नोट 4H फैक्टर। 4H फैक्टर की अवधारणा शिक्षण शास्त्री जॉन डीवी ने दी थी, जिसे व्यवहारिक रूप, मूर्त रूप आधुनिक शिक्षा प्रणाली में गांधी जी ने दिया था। H1 हेड, H4 देखो H1 का अर्थ होता है हेड, हेड माना सिर, ज्ञान, मन, मस्तिष्क गांधी जी ने दिए थे। H2 हार्ट, हृदय, भाव, आत्मा। H3 हैंड, हाथ, क्रिया, शरीर। H4 हेल्थ, स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास। प्रोफेसर BS ब्लूम के अनुसार इन्होंने शिक्षण के 3 आवश्यक तत्वों को सम्मिलित किया है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाना, मूल्यांकन, अधिगम अनुभव का होना। शिक्षण की विशेषताओं की बात करें साथियों तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन लाता है जिसे सर्वांगीण विकास कहते हैं। शिक्षण सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर गतिशील और परिवर्तनशील है। शिक्षण विज्ञान एवं कला दोनों है। शिक्षण निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण व्यवसायोन्मुख प्रक्रिया है। शिक्षण अमूर्त व सूक्ष्म प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम के मध्य परस्पर अंतरक्रिया है। नोट, शिक्षण मूर्त प्रक्रिया नहीं है।
शिक्षण क्या है? अमूर्त प्रक्रिया होती है। शिक्षण के भेद या प्रकार: एक तंत्रात्मक शिक्षण है, प्रजातंत्रात्मक शिक्षण है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। चर, इसके 3 चर है। स्वतंत्र चर है शिक्षक, आश्रित चर है छात्र, मध्यस्थ चर है इसका पाठ्यक्रम। स्तर: स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। 3 स्तर होते हैं। इसके सोपान 3 है: निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकनात्मक। शिक्षण के भेद या प्रकार 3 है। एक तंत्रात्मक शिक्षण: यह शिक्षण का वह प्रकार है जो कि सबसे प्राचीन एवं परंपरागत है। इसमें शिक्षक सक्रिय प्रधान होता है, छात्र निष्क्रिय मूक दर्शक होता है। इसमें शिक्षक स्वयं के अनुसार ही शिक्षण की योजना बनाता है और छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं देता है। इसमें बालकों में ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है, स्मरण शक्ति पर बल दिया जाता है जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। इसमें बालकों के एक पक्षीय विकास पर बल देता है, इसलिए इसे निरंकुशवादी, प्रभुत्ववादी, अलोकतंत्रात्मक शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षण अमनोवैज्ञानिक एवं अवैज्ञानिक है। नंबर 2 है प्रजातंत्रात्मक शिक्षण। यह शिक्षण का वह प्रकार है जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं, परंतु प्रधान छात्र होता है। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। इसमें शिक्षक छात्रों के अनुसार ही शिक्षण की योजना बनाता है और छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है। यह शिक्षण आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक उपयोगी है। यह मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक शिक्षण कहलाता है। इसमें लोकतंत्रात्मक शिक्षण भी कहते हैं। इसमें विद्यार्थियों को करके सीखने का अवसर दिया जाता है, सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। नंबर 3 पर हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इसमें विद्यार्थी शिक्षक के बिना हस्तक्षेप के ही स्वयं ही स्वाध्याय के माध्यम से पाठ्य सामग्री से अध्ययन करता है, जिसका माध्यम दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, पत्राचार शिक्षा प्रणाली, खुला विश्वविद्यालय आदि है। इसमें छात्र ही सक्रिय एवं प्रधान होता है। शिक्षक छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। नेक्स्ट है साथियों, इसमें शिक्षण के चर। स्वतंत्र चर: प्रधान शिक्षक होता है। इसमें यह शिक्षण का वह चर है जिसमें शिक्षक सक्रिय होता है और स्वयं के अनुसार ही कक्षा कक्ष में शिक्षा की योजना बनाता है। इसमें एक तंत्रात्मक शिक्षण की समस्त विशेषताएं विद्यमान होती है। नंबर 2 पर आश्रित चर: जो प्रधान छात्र होता है, छात्र शिक्षक पर निर्भर होता है, अर्थात अंतिम निर्णय लेने का अधिकार शिक्षक का होता है, परंतु इसमें शिक्षक छात्रों को स्वयं क्रिया करके सीखने का अवसर देता है। इसमें भी अधिकांशतः विशेषताएं लोकतंत्रात्मक शिक्षण के समान ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट साथियों, इसमें मध्यस्थ स्तर पाठ्यक्रम। इसमें पाठ्यक्रम शिक्षक एवं छात्र के मध्य योजक कड़ी का काम करता है, जिसके अभाव में शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष के विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। कक्षा कक्ष मध्यस्थ स्तर है। शिक्षण विधियाँ, सहायक सामग्री, पाठ्यक्रम। यदि परीक्षा में प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्यस्थ स्तर पूछा जाए तो उत्तर में प्रथम विकल्प की वरीयता में पाठ्यक्रम का चयन करें। इसके न होने पर कक्षा कक्ष, शिक्षण विधियाँ, सहायक सामग्री में से एक विकल्प दिया होगा, वही विकल्प का चयन करें। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से परीक्षा के अंदर आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्यस्थ स्तर कौन सा है, मध्यस्थ स्तर कौन सा है, तो नंबर 1 पर आएगा कक्षा कक्ष। कक्षा कक्ष न होने पर शिक्षण विधि, फिर सहायक सामग्री, इनमें से एक विकल्प का चुनाव आपको करना पड़ेगा। शिक्षण के स्तरों की बात करें तो स्मृति स्तर शिक्षण, मेमोरी लेवल टीचिंग, प्रवर्तक फ्रेडरिक हर्बर्ट है इसका। यह शिक्षण का सबसे निम्न स्तरीय स्तर माना जाता है। इसमें शिक्षक बालकों को रटने की प्रकृति का विकास करता है, स्मरण शक्ति को विकसित करता है, संबंधित विषय वस्तु को चेतन मन में लाता है। यह शिक्षण का प्राथमिक स्तर बालकों के लिए अथवा कक्षा 1 से 5 के बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है। इसमें विचारहीनता पाई जाती है। इस स्तर पर ऐसी अधिगम परिस्थितियाँ विकसित की जाती है जिससे छात्र पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ कर सके। यह स्तर अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा सतत अनुक्रिया पर महत्व दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि इसमें कोई महत्व नहीं रखती। स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं। पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाया जाए, पाठ्य वस्तु समग्र रूप में प्रस्तुत की जाए, पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाए, अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाए, थकान के समय शिक्षण न किया जाए, सुनिश्चित पुनर्बलन प्रणाली का प्रयोग किया जाए, पुनरावृत्ति एक लय में की जानी चाहिए। इस स्तर पर शिक्षण केवल ज्ञान प्राप्ति करने के उद्देश्य तक ही रखा जाए। बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, प्रवर्तक इसके मॉरिसन है। यह शिक्षण
का मध्य स्तर का है। यह शिक्षण मध्य स्तर का है, जिसमें शिक्षक संबंधित पाठ्य वस्तु का वर्णन, विश्लेषण व व्याख्या करता है, छात्रों में समझ विकसित करता है, छात्रों में अधिगम न होने के कारणों का पता लगाता है, छात्रों को अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना सिखाता है। यह शिक्षण प्रमुखतः उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के लिए अधिक उपयोगी होती है। मॉरिसन ने बोध का प्रयोग निम्न 3 पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया है: विभिन्न तथ्य में संबंध देखना, तथ्यों के संचालन के रूप में देखना, तथ्यों के संबंध तथा संचालित दोनों को समन्वित करना। बौद्ध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्यवस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिल सके और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। बौद्ध स्तर का शिक्षण उद्देश्य केंद्रित तथा सूझबूझ से युक्त होता है। मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। ये तथ्यात्मक तथा विवरणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। बौद्ध स्तर शिक्षण के लिए सुझाव: शिक्षकों को छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उन्हें आवश्यक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्मृति स्तर के बाद बौद्ध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रों को अभिप्रेरणा दी जाए, कक्षा के आकांक्षा स्तर को बढ़ाया जाए, शिक्षण व्यवस्था के अनुसार समस्या समाधान किया जाए, प्रत्येक सोपान को क्रमबद्ध तरीके से पार किया जाना चाहिए। नंबर 3 है चिंतन स्तर, रिमाइंड लेवल टीचिंग। प्रवर्तक है शिक्षण शास्त्री हंट। यह शिक्षण का अंतिम और उच्च स्तर है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं ही तार्किक चिंतन, मौलिक चिंतन के माध्यम से समस्या का समाधान करता है, नवीन प्रयोग अनुसंधान के माध्यम से समस्या को हल करता है। यह शिक्षण प्रमुखतः माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 9, 10 एवं उच्च स्तरीय कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी है। इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का शिक्षण निहित होता है। इसके बिना चिंतन स्तर का शिक्षण सफल नहीं हो सकता। यह समस्या केंद्रित होता है। शिक्षक छात्रों के सामने कोई संबंधित ज्वलंत समस्या प्रस्तुत करता है, जिस पर छात्र सक्रिय तथा अभिप्रेत होकर स्वयं चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। यह चिंतन आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला होता है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों के बोध व्यवहार को विकसित करने के अवसर देते हुए शिक्षक का कार्य है उनमें सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना। सह उत्पादक स्थिति, जिसमें निर्माण, खोज, शोध, सृजन को जन्म दिया जाता है। इस स्तर के शिक्षणार्थ शिक्षकों को योग्य, अनुभवी, विषय तथा क्रिया विशेषज्ञ तथा प्रभावशाली होना चाहिए। चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु सुझाव: इस स्तर पर शिक्षण के पूर्व स्मृतियाँ तथा बोध स्तर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। समस्या की अनुभूति होनी चाहिए। ज्ञानात्मक विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षण का वातावरण प्रजातांत्रिक रखा जाए। छात्रों को अधिक से अधिक सही चिंतन के लिए प्रेरित किया जाए। उनमें सहानुभूति, प्रेम व संवेदनशीलता होनी चाहिए। शिक्षण के सोपान: निदानात्मक सोपान, डायग्नोस्टिक स्टेप। यह शिक्षण का प्रथम सोपान है, जिसमें शिक्षक शिक्षण से पूर्व छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाता है, समस्या के कारणों का पता लगाता है। इसे शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व अथवा प्रारंभ में अपनाता है। नंबर 2 उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग। यह शिक्षण का मध्य सोपान है, जिसमें शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उपयोगी बनाता है, जिसमें छात्रों की समस्या का समाधान करता है। उपचारात्मक शिक्षण समस्याओं आत्मक बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। उपचारात्मक शिक्षण का निदानात्मक परीक्षण आधार होता है। तीसरा है मूल्यांकन, एवेल्यूएशन। यह शिक्षण का अंतिम सोपान है। यह सर्वोच्च स्तरीय सोपान जिसके शिक्षक छात्रों की संपूर्ण शैक्षणिक सत्र में प्राप्त उपलब्धियों का पता लगाता है, जिसे शिक्षण प्रक्रिया के अंत में अपनाता है। शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य: अमेरिकी शिक्षा के अंतर्गत लक्ष्य व उद्देश्य को एक ही रूप में जाना जाता है। भारतीय शिक्षा के अंतर्गत लक्ष्य व उद्देश्य अलग अलग रूपों में जाना जाता है। एक लक्ष्य एक उद्देश्य या इच्छित परिणाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम सभी के लक्ष्य हैं जो हमारे जीवन के मार्गदर्शक बल बनते हैं, क्योंकि हम उन्हें किसी भी आवश्यक माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में बहुत जल्दी हम यह तय करते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे और इसे साकार करने के इरादे से काम करना शुरू कर देते हैं। यही हमारा अंतिम लक्ष्य बन जाता है। जैसे एक क्रिकेटर के लिए लक्ष्य राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सदस्य बनकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना हो सकता है। विशेषता यह व्यापक और सामान्यीकृत है। एक लक्ष्य हमेशा अमूर्त और अस्पष्ट शब्दों से संदर्भित होता है। एक लक्ष्य बहुत ही उद्देश्य नहीं है और सामान्य शब्दों में बात की जाती है। यह भावनात्मक भाषा होती है। खुश रहना भी हो सकता है। अतः लक्ष्यों को अस्पष्ट और व्यक्तिपरक होने के बाद से उन्हें उन उद्देश्यों में परिवर्तित करना विवेकपूर्ण होता है, जो निश्चित मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य होते हैं। उद्देश्य
लक्ष्य व उद्देश्यों का महत्व। लक्ष्य व उद्देश्य शिक्षा के कुशल प्रशासन तथा प्रबंधन में मदद करते हैं, अध्यापक का मार्गदर्शन करते हैं तथा विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया की सफलता के लिए उद्देश्यों का होना नितांत आवश्यक है। उद्देश्य मार्गदर्शक है, ये अध्यापक को रास्ते से भटकने नहीं देते। पाठ्यक्रम के आधार शिक्षण विधियों के चयन में सहायक हैं। शिक्षण में प्रयुक्त सहायक सामग्री एवं साधनों के चयन में सहायक है। यह विद्यार्थी को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं और मन से उसे दृढ़ निश्चय बनाते हैं। यह शिक्षा के मूल्यांकन में सहायक सिद्ध होते हैं। उद्देश्यों के प्रकार। नंबर 1 सामान्य उद्देश्य। ऐसे उद्देश्य जिसे कक्षागत शिक्षण के अंतर्गत प्राप्त नहीं किया जाता है सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं। यह अप्राप्य होते हैं, इन्हें प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, इसलिए ये दीर्घकालिक होते हैं। जब ये प्राप्त हो जाते हैं तो लक्ष्य कहलाते हैं। यहाँ सामान्य से तात्पर्य है वैज्ञानिकता, सार्वभौमिकता, सार्वग्राह्यता अथवा सबके द्वारा मान्यता प्राप्त अनिवार्य रूप से विद्यमान। शिक्षा शास्त्री जॉन टीवी के अनुसार ये विस्तृत स्वरूप दूरगामी दीर्घकालिक है, किसी क्रिया को संचालित करते हैं, किसी व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं। सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्यों की बात करें, नंबर 1 पर बालक में उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास करना, बालकों में नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करना, अच्छी आदतों का निर्माण करना, मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करना, विश्व बंधुत्व की भावना, भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। नंबर 6 वसुदेव कुटुंबकम के गुणों को विकसित करना। नंबर 7 पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना, राष्ट्र की धरोहर की रक्षा करना। नंबर 9 स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना को विकसित करना। नंबर 10 पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करना, सहयोग, अपनात्व, आत्मीयता के मधुर संबंधों को विकसित करना, बालकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति चेतना और जागरूकता लाना। विशिष्ट या प्राप्य शिक्षण उद्देश्य। ऐसे उद्देश्य जिसे कक्षागत शिक्षण के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं। इन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए प्राप्य उद्देश्य कहलाती है। अल्पकालिक होते हैं, छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाते हैं, विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास लाते हैं। सामान्य उद्देश्य साध्य होते हैं जबकि विशिष्ट उद्देश्य साधन होते हैं। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण सर्वप्रथम शिक्षण शास्त्री प्रोफेसर बेंजामिन ब्लूम BS ब्लूम ने किया था, जिसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान करथवाल मसीहा E.G. सिम्पसन ने किया था। BS ब्लूम ने 3 शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नंबर 1 ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष। नंबर 3 क्रियात्मक या मनोशारीरिक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष के प्रवर्तक है BS ब्लूम, भावात्मक पक्ष के प्रवर्तक है करथवाल, क्रियात्मक पक्ष के प्रवर्तक है सिम्पसन। ज्ञानात्मक पक्ष 1956 में दिया गया। स्मृतिकरण पर ज्ञान, बुद्धि, तर्क, विवेक, चिंतन, स्मरण पर आधारित है। ज्ञान बोध अवबोध निम्न स्तर पर है। ज्ञानोपयोग विश्लेषण मध्यम स्तर पर होता है। संश्लेषण मूल्यांकन उच्च स्तर पर पाया जाता है। भावनात्मक पक्ष को करथवाल ने 1964 में दिया था। हृदयांतरीकरण, आत्मसंवेदना, भाव, संवेग, सुख दुख, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रतिकरण, विचारना, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण, ये इसकी प्रमुख क्रियाएं हैं। मनोशारीरिक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष का जो है सिम्पसन महोदय ने दिया 1969 में। व्यवहारीकरण, शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य का होना, उद्दीपन, कार्यवाही, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। ज्ञानात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्य की बात करें तो प्रोफेसर BS ब्लूम के अनुसार है ज्ञान बोध, ज्ञानोपयोग, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन इस प्रकार से आएगा, क्रमबद्ध याद रखना आपको एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT के अनुसार ज्ञान बोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। RCEM के अनुसार ज्ञान बोध, ज्ञानोपयोग, सृजनात्मकता। नोट, ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है मूल्यांकन, भावात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है चरित्र निर्माण, क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है आदत निर्माण। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से तीनों फैक्ट। नेक्स्ट है RCEM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने प्रोफेसर BS ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्यों में आंशिक संशोधन किया। इन्होंने विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के स्थान पर सृजनात्मकता शब्द को रखा। एक अध्यापक कक्षा के अंतर्गत सर्वाधिक ज्ञानात्मक पक्ष देने का प्रयास करता है। प्रोफेसर BS ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों के लिए नामकरण मॉडल दिया। टेक्सोनॉमी मॉडल, टेक्नोनॉमी मॉडल, 2 मॉडल है। NCERT 1961 के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। ज्ञान अवबोध दोनों इनपुट है, अदाया ज्ञान। ज्ञानोपयोग और कौशल दोनों प्रोसेस या प्रक्रिया कहलाते हैं, क्रिया। अभिरुचि, अभिवृत्ति दोनों आउटपुट कहलाते हैं, प्रदाभाव। ज्ञान, नॉलेज, किसी विषय वस्तु को देखकर, सुनकर, याद करके ग्रहण करना ही ज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत छात्रों को प्रत्ययों, तथ्यों, पदों एवं चिन्हों आदि पर आधारित नियमों का ज्ञान प्राप्त करना होता है ताकि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन न हो। ज्ञान को मूलतः 2 भाग में बांटा गया है। प्रत्यास्मरण तात्पर्य पूर्व ज्ञान का स्मरण, मुख्य बातों का ज्ञान
में विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर याद करके या स्मरण करके देता है। तथ्य, अवयव, चिन्ह, प्रतीक आदि, जैसे राम के पिता कौन है। प्रत्यभिज्ञान तात्पर्यपूर्ण ज्ञान का होना, जिसमें विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देख कर देता है। सिद्धांत, नियम, परिभाषा, क्रियाविधि, सूत्र आदि, जैसे गाय के कितने पैर होते हैं। अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, अंतर करना, तुलना करना, संबंध स्थापित करना, सूची बनाना, व्याख्या करना, वर्णन करना, विश्लेषण करना, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना, अनुमान लगाना, त्रुटि का पता लगाना। एक बालक आपस में मिलीजुली प्रक्रियाओं, विचारों आदि में अंतर करता है, अर्थात बालक को अवबोध है। ज्ञानोपयोग, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करना, प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों, संबंधित समस्याओं में उपयोग करना, ज्ञान प्राप्त के आधार पर निष्कर्ष निकालना, निर्णय देना, विधि का चयन करना, प्रयोग करना, प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर उदाहरण देना, समस्या का समाधान करना, त्रुटि में सुधार करना, हल की व्याख्या कर सही निष्कर्ष निकालना। नंबर 4, कौशल या चातुर्य, स्किल, जिसे कहा जाता है। विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु को सरलता, शीघ्रता, स्पष्टता, रोचकता से सीख सकेगा। चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, तालिका को अच्छे से बना सकेगा। रेखा चित्र, मानचित्र, ग्राफ, पैमाने, कार्यविधि के माध्यम से अच्छे सीख सकेगा। प्रयोगों को कुशलता से कर सकेगा। उपकरणों को व्यवस्थित कर सकेगा। अभिरुचि, इंटरेस्ट, अभिरुचि, सेल्फ इंटरेस्ट, आत्म स्व, सेल्फ आत्म स्व, इंटरेस्ट जन्मजात या अर्जित होती है। रुचि क्या है? जन्मजात होती है, अर्जित की जा सकती है। विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु को अधिक से अधिक पढ़ने में रुचि ले सकेगा। उसे वाचनालय में जाकर पढ़ सकेगा। उससे संबंधित नवीन साहित्य को अधिक से अधिक पढ़ सकेगा। वाचनालय व पुस्तकालय में जाकर पत्र पत्रिकाओं को पढ़ सकेगा। संबंधित शासकों, राजा महाराजाओं के काल के सिक्के एकत्रित कर सकेगा। महापुरुषों की जीवनी पढ़ सकेगा। उनकी छायांकित फोटो प्रतिलिपि का एल्बम बना सकेगा। विद्यार्थी अपने कमजोर सहपाठियों का सहयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी अपना कार्य स्वयं कर सकेंगे। शिक्षक छात्रों के बीच निकटता ला सकेंगे। विद्यार्थी अपनी समस्याओं को हल करते समय सरल विधि का प्रयोग करेंगे। नंबर 6, अभिवर्ती, मनोवर्ती, नजरिया, दृष्टिकोण, एप्टीट्यूड, जिसे कहा जाता है। विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु के माध्यम से आशावादी, सकारात्मक, धनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अपने उत्तर पर दृढ़ विश्वास रख सकेगा। गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास करेगा। धैर्य व अनुशासन बना सकेगा। विषम परिस्थितियों में विचलित नहीं होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन विषय में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक, राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण की सामर्थ्यता के लिए तैयार करना है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य समन्वित ज्ञान प्रदान करना है। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार विजिट करिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, क्योंकि आपका अपना चैनल है। साथियों, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना क्वालिटी वाला कंटेंट आपके लिए तैयार कर रहे हैं और कम समय में, कम शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वरना हम भी इसके 15-20 वीडियो बना करके अपलोड कर सकते थे, लेकिन एक ही वीडियो में हम इसको पूरी शिक्षण विधियों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों का समय है उपयोगी है, उनका समय उपयोगी है, ये जान करके हम बिना अधिक समय लिए हुए कम सार्थक शब्दों में ही पूरा करने का प्रयास करें। आप नोट्स बनाकर रख लीजिए अपने पास, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। रीट, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विशेष तथ्यों की बात करें तो प्रोफेसर B.D. भाटिया लक्ष्य अथवा उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में उस नौका के समान है जो अपनी मंजिल एवं सद्य को नहीं जानता। विद्यार्थी उस पतवार विहीन नाविक के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी तट पर जा लगेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह लाइन प्रोफेसर B.D. भाटिया की। प्राप्य उद्देश्य कौशल की पूर्ति हेतु बालकों के चित्र निरूपण करवाया जाना चाहिए। समस्या अथवा त्रुटि के कारणों का पता लगाना, अवबोध समस्या का समाधान ढूंढना या करना ज्ञानोपयोगी है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्रों का सर्वप्रथम सूत्रधार दार्शनिक रूसो कमेनियस ने किया, जिसकी अमूर्त विचारधारा से प्रभावित होकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण को उपयोगी एवं व्यावहारिक रूप शिक्षण शास्त्री जॉन डेवी, पेस्टोलॉजी B.S. ब्लूम, हर्बर्ट आदि ने किया था। शिक्षण सूत्र वे होते हैं जिनका प्रयोग शिक्षक संबंधित पाठ्य वस्तु को कक्ष में छात्रों के लिए सरल, स्पष्ट, रोचक, बोधगम्य बना देता है। विद्यार्थी सरलता और शीघ्रता से पाठ्य वस्तु को सीख लेता है। शिक्षण सूत्र नंबर 1, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, निकट से दूर की ओर, दूर से निकट की ओर, अनुभव से तार्किकता की ओर, तार्किकता से अनुभव की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर। 10 प्रकार बताएं शिक्षण सूत्रों के।
नेक्स्ट है साथियों, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांतों का सर्वप्रथम सूत्रधार दार्शनिक रूसो को माना जाता है, परंतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण सिद्धांतों को शिक्षण प्रक्रियाओं में मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक रूप शिक्षण शास्त्रियों ने दिया है। शिक्षण सिद्धांतों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण संबंधी पाठ्यवस्तु को कक्षा कक्ष में छात्रों के लिए सरल, सुगम, रोचक, प्रभावी, हृदयग्राही, आत्मसात, बोधगम्य एवं स्थायी बना देता है। शिक्षण सिद्धांतों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य शिक्षण सिद्धांत, ये वे सिद्धांत होते हैं जो नियम की भांति वैज्ञानिकता, सर्वग्राह्यता और मान्यता प्राप्त होते हैं, जिनका प्रयोग सदैव सभी विषयों के लिए पाठ्य वस्तु को समझाने के लिए उपयोगी बनाता है। जैसे नियोजन शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, चयन का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, साहचर्य सह संबंधवाद का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक शिक्षण सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। नंबर 2, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत, ये वे शिक्षण सिद्धांत जो मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा से प्रभावित है, जिसमें प्रमुख विचारक हैं A.L. थॉर्नडाइक, S.R. थ्योरी, B.F. स्किनर, R.S. थ्योरी, C.L. हल, S.O.R. थ्योरी, जिनका अध्ययन हम आगे वाली क्लासों में करेंगे विस्तार से। इनका मानना है, ये वैसे साइकोलॉजी के अंतर्गत है साथियों, इनका मानना है कि शिक्षक को पाठ्य वस्तु का शिक्षण कराने से पहले कक्षा कक्ष में शारीरिक मानसिक रूप से सीखने के लिए अधिगम रूप तैयार करना चाहिए। जैसे रुचि व अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पुरस्कार और दंड का सिद्धांत, मनोरंजन व अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत। नेक्स्ट साथियों, इसी के अंतर्गत समालोचनात्मक चिंतन का विकास। चिंतन अर्थ सोचना होता है। चिंतन का किसी समस्या के बारे में सोच विचार करने की क्रिया ही चिंतन कहलाती है। रोस ने कहा है कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। वैलेंटाइन ने कहा है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। कोगन व हेमन ने कहा है प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। गेरेट ने कहा है कि चिंतन एक व्यक्त व अदृश्य व्यवहार जिसमें प्रतीकों का प्रयोग होता है। एटकिंसन व हिलगार्ड, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें घटनाओं तथा वस्तुओं के प्रतिनिधियों के रूप में प्रतीकों की विशेषता होती है। अतः चिंतन एक विचारात्मक प्रक्रिया है। इसका संबंध विचारों से होता है जिसमें प्रतीकों की प्रधानता होती है। यह प्रतीक पूर्व की घटनाओं एवं वस्तुओं के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। चिंतन के लिए समस्या का होना आवश्यक है। व्यक्तियों के सामने जब कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका कोई तात्कालिक समाधान नजर नहीं आता, तो उसके सामने एक समस्या आ खड़ी होती है और इसी समस्या के साथ चिंतन क्रिया शुरू हो जाती है, अर्थात चिंतन की समस्या समाधान होती है। यदि एक व्यक्ति सोने के पहाड़ के संबंध में सोच विचार कर रहा है तो वह कल्पना है, चिंतन नहीं है। चिंतन को समस्या समाधान की प्रक्रिया कहा जाता है। चिंतन में प्रत्यक्ष तथा भूल होती है। चिंतन में मानसिक तत्परता का भी हल होता है। व्यक्ति समस्या समाधान के समय एक विशेष दिशा में मानसिक रूप से तत्पर हो उठता है और उसी दिशा में प्रयत्न एवं भूल करके समस्या का समाधान खोजने लगता है। यदि वह सही दिशा में तत्पर होता है तो समस्या जल्दी हल हो जाती है और वह गलत दिशा में तत्पर होता है तो समस्या समाधान कठिन बन जाता है। चिंतन की प्रक्रिया समस्या के समाधान तक जारी रहती है। लक्ष्य की प्राप्ति होते ही समस्या हल हो जाती है और इसी के साथ चिंतन प्रक्रिया का अंत हो जाता है। चिंतन की विशेषताओं के लिए हम बात करें तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन मानव का विशिष्ट गुण है। इसी गुण के कारण व्यक्ति सभ्य अवस्था में पहुंचता है। चिंतन किसी वर्तमान अथवा भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया गया एक प्रकार का व्यवहार है। चिंतन एक प्रकार का कौशल है। चिंतन हेतु 3 तत्वों पूर्व ज्ञान, अधिगम, क्रमबद्धता की आवश्यकता होती है, जिनके कारण चिंतन कौशल के रूप में विकसित होता है। चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, क्योंकि चिंतन में प्रतीकों तथा प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। जोड़ तोड़ मन में होने के कारण यह एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है। चिंतन का प्रारंभ समस्या से होता है। चिंतन में गत अनुभूति शामिल होती है। चिंतन सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है जो उद्दीपक एवं उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। चिंतन के प्रकार, प्रत्यक्ष, बोधात्मक या मूर्त चिंतन, यह चिंतन का अत्यंत सरल रूप है। प्रत्यक्ष, बोध या अप्रत्यक्षीकरण ही इस प्रकार के चिंतन का आधार है। प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति की संवेदनात्मक अनुभूति की व्याख्या है। जैसे यदि एक बच्चे को सेब दिया जाए, एप्पल दिया जाए, तो वह एक क्षण के लिए सोचता है कि उसे लेने से इनकार कर देता है। इस समय उसका चिंतन प्रत्यक्ष बोध पर आधारित है। वह अपनी पूर्ण अनुभूति के आधार पर संवेदना की व्याख्या कर रहा है। उसे हरे सेब के स्वाद की याद आ रही है जो उसे कुछ दिन पहले दिया गया था। नंबर 2, संप्रयात्मक या अमूर्त चिंतन। प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन की भांति इसमें वास्तविक विषयों या क्रियाओं के बोध की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें संप्रत्यों एवं
सामान्यकृत विचारों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चिंतन के विकास में भाषा का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह चिंतन प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन से बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इससे समझने में सुविधा होती है तथा खोज व आविष्कारों में सहायता मिलती है। नंबर 3 है विचारात्मक या तार्किक चिंतन। यह ऊंचे स्तर का चिंतन है। इसका कोई निश्चित लक्ष्य होता है। पहला, इसका उद्देश्य सरल समस्याओं की अपेक्षा जटिल समस्याओं को हल करना होता है। दूसरा, इसमें अनुभूतियों को सरलतापूर्वक एक दूसरे के लाभ जोड़ने की अपेक्षा समस्त संबंधित अनुभूतियों का पुनर्गठन करके उनमें से स्थिति का सामना करने के लिए या बाधाओं को दूर करने के लिए नए रास्ते निकाले जाते हैं। तीसरे, विचारात्मक चिंतन में मानसिक क्रिया, प्रयत्न एवं भूल का यांत्रिक प्रयास नहीं है। चौथे, विचारात्मक चिंतन में तर्क को सामने रखा जाता है। सभी संबंधित तथ्यों को तर्कपूर्ण क्रम में गठित करके उनमें प्रस्तुत समस्या का समाधान निकाला जाता है। नंबर 4 है आत्मचिंतन। ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य के संबंध में सोच विचार करता है, वास्तव में कल्पना पर आधारित होता है। नंबर 5 है अभिसारी चिंतन। इसकी सर्वप्रथम व्याख्या पॉल गिलफोर्ड ने की। अभिसारी चिंतन में किसी मानक प्रश्न का उत्तर देने में किसी सृजनात्मक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। विद्यालयों में होने वाले अधिकांश कार्यों, बुद्धि आदि के परीक्षण में बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने में अभिसारी चिंतन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चिंतन में एक व्यक्ति एक पदानुक्रमिक ढंग से अनुसरण करते हुए चिंतन करता है। वस्तुतः यह चिंतन परंपरागत प्रकार की क्रमबद्ध विचार प्रक्रिया का परिणाम होता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। यह यथार्थवादी चिंतन का प्रकार है। इस तरह के चिंतन के ढंग में कोई नवीनतम या अपूर्णता नहीं होती। इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसकी एक निश्चित सीमा होती है। यह क्रॉस एंडेड टाइप बंद अंतः प्रकार का चिंतन है, अर्थात इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है। अपसारी चिंतन वेरी इंपॉर्टेंट। किसी समस्या के विभिन्न समाधानों या कार्यों को करने के विभिन्न प्रयत्नों में से किसी एक उत्तम समाधान या प्रयत्न को चुना जाना अपसारी चिंतन कहलाता है। यह अभिसारी चिंतन का विपरीत है, क्योंकि अभिसारी में किसी समस्या का निश्चित समाधान होता है, जबकि इसमें अनेकों समाधान होते हैं। इसे ओपन एंडेड टाइप थिंकिंग भी कहते हैं। इसे आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसे सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, अर्थात इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों सूचनाओं में नए तथ्यों को जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचता है। जैसे गांधी जी की विशेषताएं विवरण सहित समझाइए। नोट, आगमन, किसी बात का दिमाग में आना आगमन कहलाता है। स्वैली चिंतन एनेस्टिक थिंकिंग। इस चिंतन में व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों, इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। इसमें किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न, फैंटेसी, स्वप्न चित्र, ख्याली पुलाव, बिलोंग टू इमेजिनेशंस। नंबर 8 क्रांतिक चिंतन। ऐसा चिंतन जिसमें किसी विषय वस्तु, विषय या समस्या के समाधान में कौशलयुक्त संश्लेषण, मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना सम्मिलित होते हैं। क्रांतिक चिंतन स्वनिर्देशित, स्व अनुशासित, सुनियोजित प्रकार का चिंतन होता है। विवेचित चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य अथवा किसी समस्या के समाधान की बार बार जाँच करता है। यदि कोई त्रुटि या दोष नजर आता है तो उसको दूर करता है। रेवर तथा रेवर ने कहा है कि यह सृजनात्मक चिंतन का उल्टा होता है। इसमें व्यक्ति समाधान का आकलन करता है। समालोचनात्मक चिंतन आगे है। इसमें देखिए साथियों, चिंतन के उपकरण। विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययनों के आधार पर चिंतन प्रक्रिया के आधार स्तंभ या उपकरण को निम्नलिखित भागों में प्रस्तुत किया है। प्रतिमाएं, इमेज, मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त करता है। जो हम कुछ देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, सभी का आधार मन में विकसित प्रतिमा होती है। इसलिए इसको स्मृति प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा, कल्पना प्रतिमा आदि का नाम देते हैं। ये प्रतिमाएं वस्तु, व्यक्ति एवं विचार से निर्मित होती है। चिंतन में इन्हीं को आधार बनाया जाता है। प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, चिंतन का महत्वपूर्ण साधन प्रत्यय भी माना जाता है। इसके द्वारा संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। ये किसी विषय या वर्ग के सामान्य विचार प्रस्तुत करते हैं। ये मितव्ययता के साथ चिंतन को संभव बनाते हैं। जैसे हाथी शब्द को सुनकर हमारे मस्तिष्क में हाथी से संबंधित संचित प्रत्यय जाग जाता है और संपूर्ण ज्ञान का अभ्यास होने लगता है। प्रतीक एवं चिन्ह, सिंबल्स एंड साइंस। प्रतीक एवं चिन्ह मूक रहते हुए भी अपना अर्थ स्पष्ट या व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। सड़क पर बने हुए प्रतीक या चिन्ह हमें सही गति एवं सुरक्षा को स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार गणित में प्लस या गुणा का जो चिन्ह है अर्थ स्पष्ट करता है कि हमें क्या करना चाहिए। भाषा, लैंग्वेज। विद्वानों ने भाषा के पीछे चिंतन शक्ति को बतलाया। सामाजिक विकास में भाषा संकेतों एवं इशारों से प्रकट होती है। जैसे मुस्कुराना, भौहें चढ़ाना, अंगूठा दिखाना, इन सभी का दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है।
बिना बोले अर्थ को लगाना या समझना प्रचलित है। इसके पीछे चिंतन शक्ति है जो अर्थों को स्पष्ट करती है। सूत्र फॉर्मूला, हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। इसमें गणित विज्ञान आदि के सूत्र आते हैं। भारतीय ज्ञान संस्कृत के श्लोकों में संचित है जिसकी व्याख्या से अपार ज्ञान प्रकट होता है। सूत्र को देखकर हमारी चिंतन शक्ति उसमें निहित संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करती है। नंबर 6 पर संकेत, अनुपस्थित वस्तु को दिखाने के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिबोध, जगाना, ज्ञान को उत्पन्न करना। प्रतिबोध के माध्यम से चिंतन की क्रिया को प्रेरणा मिलती है। अध्यापक ने किसी बच्चे को शराब पीते हुए देख लिया, अब वह उसके व्यवहार का अध्ययन उसके अनुभव द्वारा कर सकेगा, उसकी आदत सुधार कर सकेगा। नंबर 8 पर पदार्थ यह उद्दीपक की तरह कार्य करता है, इसके बिना चिंतन कठिन हो जाता है। नेक्स्ट साथियों, चिंतन क्रिया के विभिन्न चरण। चिंतन क्रिया के विभिन्न चरण कौन कौन? अब साथियों, चिंतन क्रिया के विभिन्न चरण। चिंतन क्रिया के विभिन्न चरणों में सबसे पहले हम देख रहे हैं समस्या की पहचान या उपस्थिति, विभिन्न विचारों का आना, विचारों का लक्ष्य के साथ समायोजन, संभावित संसाधनों का मूल्यांकन, अन्वेषा तथा विभ्रम। समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न एवं भूल द्वारा समाधान खोजना पड़ता है। सक्रियता, व्यक्ति का चिंतन जितना अधिक सक्रिय होगा वह समस्या का समाधान करने में उतना ही सफल होगा। या और समस्या का आकलन, संबंधित तथ्यों का संकलन, निष्कर्ष का परीक्षण। नोट, भाषा चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है। चिंता का आधार विचार है। चिंतन मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है। चिंतन का आधार प्रत्यक्ष स्मृति है। समालोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। समालोचनात्मक चिंतन को जीवन कौशल शिक्षा के 10 कौशलों में आवश्यक माना जाता है। इसे विवेचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। यह एक उच्च कोटि की सोच होती है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य, वस्तु और घटना की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। यह आत्म अवलोकन की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति निर्णय को पूरी तरह विस्तार से एवं व्यवस्थित रूप से जांचना सीखता है एवं निर्णय के कारणों और परिणामों को विश्लेषित करने योग्य बनाता है। तुलनात्मक क्यों, कैसे, सही गलत प्रश्नों को पूछकर वास्तविकता आकलन कर पाता है। यह एक ऐसा चिंतन है जिसमें व्यक्ति को पूरी तरह विस्तार से एवं व्यवस्थित रूप से जांचना सीखता है। समालोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करें तो नंबर 1 पर है रुचि। व्यक्ति की जिस विषय में रुचि होती है तो उसमें ध्यान स्वाभाविक रूप से लग जाता है और चिंतन भी स्वाभाविक रूप से होने लगता है। प्रेरणा, प्रेरणा चिंतन के लिए अपरिहार्य तत्व है। प्रेरणा के बिना व्यवस्थित और नियंत्रित चिंतन संभव नहीं है। किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा जितनी सशक्त और प्रबल होगी उस विषय का चिंतन में मस्तिष्क में उतना ही अधिक प्रभावशील होता है। सतर्कता, सतर्कता से चिंतन में गलतियां नहीं होती। सतर्क व्यक्ति चिंतन में सहायक संकेतों, चिन्हों, प्रयोगों और सूत्रों के सही को तुरंत समझ लेता है। लचीलापन, लचीलापन से रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास से बचाव होता है। चिंतन की समस्या को सुलझाने के लिए यदि एक विकल्प से काम नहीं निकलता है तो इसे छोड़कर दूसरा विकल्प ग्रहण करना पड़ता है। नंबर 5 है बुद्धि का विस्तृत होना। बुद्धि का विस्तृत क्षेत्र भी चिंतन में सहायक होता है। चिंतन में अंतर्दृष्टि, पूर्व दृष्टि, पश्चात दृष्टि बड़ी सहायक होती है। सुझाव ग्रहणशीलता, इससे चिंतन पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड, बाहर से मिले सुझावों से चिंतन प्रभावित हो जाता है। नंबर 7 पर पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह चिंतन को प्रभावित करते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति चिंतन में पक्षपात करने लगता है और ठीक प्रकार से नहीं सोच सकता। समालोचनात्मक चिंतन के लिए सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों को छोड़कर तटस्थ भाव से चिंतन करना पड़ता है। नंबर 8 पर है तत्परता। समालोचनात्मक चिंतन करते समय जब प्राणी में सही तत्परता का निर्माण होता है, प्राणी को सही प्रतिक्रिया करने और गलत प्रतिक्रिया से बचने का लाभ होता है। नंबर 9 पर संवेग। तीव्र संवेगावस्था में मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और इससे चिंतन में बाधा आती है। नेक्स्ट साथियों, समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए प्रयुक्त विधाएं कौन कौन सी है? तो नंबर 1 पर है चर्चा। चर्चा कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विचारों का आदान प्रदान है। इसमें विषय के बारे में चिंतनकर्ता का ज्ञान बढ़ता है। प्रभावी संप्रेषण में भी मदद मिलती है। मस्तिष्क उद्वेलन एक इस प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी के मस्तिष्क में हलचल व उद्वेलन उत्पन्न होता है। इसमें काल्पनिक व सृजनशील भावनाओं का निर्माण होता है तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नंबर 3 वार्म अप। यह विद्या वातावरण निर्माण का कार्य करती है। प्राय खेल या प्रश्नोत्तर के माध्यम से वार्म अप करवाया जाता है। नंबर 4 भूमिका निर्वहन। बिना किसी पूर्व निर्धारित पटकथा के भावी परिस्थितियों के आधार पर अभिनय करने की स्थिति के विभिन्न पक्षों पर विश्लेषण करते हुए स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले को वास्तविक और सामाजिक भूमिकाओं का चयन करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में मानव व्यवहारों के संबंध में शिक्षा देना है।
नंबर 5 मौन खंडन, इसे चुप्पी तोड़ने के सत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सभी विद्यार्थी प्रत्यक्ष हिस्सा लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अभिव्यक्ति, चिंतन व विचार प्रदर्शन की निश्चित समय सीमा होती है। एक विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत विचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात आलोचनात्मक चिंतन मौलिक विचारधारा को भी प्रोत्साहित करता है। समालोचनात्मक चिंतन के विकास के उपाय, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि बालक रटने पर जोर न दें, क्योंकि रटने से बालक की चिंतन शक्ति कमजोर होती है। बालक को बाल्यावस्था से ही चिंतन हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। नंबर 3, कक्षा में बालकों को शिक्षक द्वारा नए नए तथ्यों की जानकारी दी जानी चाहिए, उन्हें चिंतन हेतु प्रेरित करना चाहिए। नंबर 4, शिक्षक को बालकों को जिज्ञासु बनाना चाहिए। 5 है, शिक्षक को बालकों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे वे किसी विषय पर खुलकर चिंतन प्रेरित होते हैं। नंबर 6, चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को बालकों को उत्तरदायित्व के कार्य सौंपने चाहिए। नंबर 7, बालकों को किसी विषय पर विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। नंबर 8, शिक्षक को चाहिए कि बालकों को तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान, चिंतन शक्ति को विकसित करने का अवसर दें। शिक्षक को बालकों के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का चिंतन का मुख्य स्तंभ है। ज्ञान क्या है? चिंतन का मुख्य स्तंभ है। नंबर 10 की बात करें, शिक्षकों को बालकों के ज्ञान, भाषा ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। भाषा नियमों का ज्ञान चिंतन को सरल बना देता है। इसी तरह वयस्कों में अमूर्त चिंतन के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त शब्द भंडार तथा व्याकरण के नियमों के व्यवहार की योग्यता आवश्यक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साथियों इसी में शिक्षण प्रतिमान, वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग मॉडल, किसी अमुक उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया या शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्रतिमान शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। एस.सी. विल्ड, किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया। हाईमन ने कहा है, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में सोचने विचारने की एक रीति है जो वस्तु को नियंत्रित तथा व्यवस्थित करके तार्किक रूप प्रस्तुत करती है। प्रतिमान शब्द का उद्देश्य, किसी आदर्श के संदर्भ में शिक्षक स्वयं मॉडल अर्थात शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में सोचने विचारने की एक रीति या ढंग है, किसी बड़ी वस्तु का छोटा आकार प्रस्तुत करना। B.R. जोयस, शिक्षण प्रतिमान अनुदेशनात्मक प्रारूप होते हैं। ये उन विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं जिनमें छात्रों की अंतःक्रिया इस प्रकार की हो ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1 लक्ष्य उद्देश्य, नंबर 2 संरचना, नंबर 3 सामाजिक प्रणाली, नंबर 4 मूल्यांकन। लक्ष्य उद्देश्य शिक्षण प्रतिमान का केंद्रीय बिंदु है। शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य ही शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। नंबर 2 संरचना, प्रतिमान की संरचना में सोपान की व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत क्रियाओं का तथा युक्तियों की व्यवस्था का क्रम निर्धारित किया जाता है। क्रियाओं की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है जिससे सीखने की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकें एवं जिनसे उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। छात्रों तथा शिक्षक की अंतः प्रक्रिया के प्रारूप को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। नंबर 3 सामाजिक प्रणाली, शिक्षक व छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया जिसके द्वारा वह कक्षा पर नियंत्रण स्थापित करता है, वह व्यवहार में परिवर्तन करता है। नंबर 4 पर है मूल्यांकन, इसके अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य को जांचा जाता है। वैसे तो शिक्षण प्रतिमानों को अनेक शिक्षण शास्त्रियों द्वारा अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिनमें से कुछ प्रतिमान निम्न है। निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान J.S. ब्रुनर ने दिया है। प्रच्छा प्रश्न प्रतिमान रिचर्ड सचमैन ने दिया है। समस्या समाधान प्रतिमान आगमन प्रतिमान हिल्ड टाबा ने दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान और आगमन प्रतिमान। नेक्स्ट है प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इसका प्रवर्तक है रिचर्ड सचमैन या सकमैन, 1962 में दिया। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन। यह प्रतिमान वैज्ञानिक विधि व वैज्ञानिक धारणा पर आधारित है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1966 में भौतिक विज्ञान के लिए किया गया। यह प्रतिमान बालक की व्यक्तिगत विकास व मानसिक क्षमताओं में अभिवृद्धि लाता है ताकि बालकों की वैज्ञानिक दिशा तथा प्राकृतिक शक्तिशाली खोजों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। इस प्रतिमान के प्रवर्तक की मान्यता है कि बालक स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। वे अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए पूछताछ में आनंद अनुभव करते हैं। पूछताछ की प्रक्रिया में बालकों में पूछताछ के कौशलों का विकास होता है। इसमें छात्र अपनी परिस्थितियों में भी अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु प्रेरित होकर क्रमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। प्रच्छा पद्धति में अभिगमकर्ता की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाता है ताकि वह सामाजिक क्षमताओं के विकास और समाधान कर सके। विशेषताओं की बात करें, इसमें छात्र सक्रिय रूप से अधिगम में भाग लेते हैं। यह सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। छात्रों में प्रश्न पूछने की कला का विकास होता है। शिक्षक प्रत्यक्षतः छात्रों को न्यूनतम निर्देश प्रदान करता है। यह समस्या समाधान के लिए उपयुक्त है। छात्रों में वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का विकास करती है। इसके द्वारा
विद्यार्थियों को स्पष्ट तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें अध्यापक को विश्वास होता है कि ज्ञान एक अस्थायी संरचना एवं सामाजिक रचना है। इसका प्रयोग सभी शैक्षिक परिस्थितियों में किया जा सकता है। इस पद्धति में अनुसंधान से प्राप्त परिणामों पर विद्यार्थी, शिक्षक व साथियों में विचार विमर्श करते हैं। उद्देश्यों की बात करें साथियों, तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, छात्रों में जिज्ञासु, अभिवृत्ति एवं अभिरुचियों का विकास करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों में खोज प्रवृत्ति एवं आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता एवं कौशल विकसित करना, विद्यार्थियों में भाषा बोध एवं सकारात्मक कौशलों का विकास करना, छात्रों में आगमन तर्क का विकास करना ताकि वे तर्क के आधार पर तथ्यों के संबंध में खोज, विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर सकें। सोपान है इसके समस्या की पहचान एवं चयन, समस्या संबंधी प्रयोग करना, छात्रों व शिक्षक द्वारा समस्या समाधान किया प्रयास, सूचनाओं का संगठन व परिणामों की प्राप्ति, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। इसके 5 सोपान है। पूछताछ प्रक्रिया के प्रमुख घटकों की बात करें तो पूर्व ज्ञान की समीक्षा, टू रिव्यू प्रीवियस नॉलेज। शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी ऐसी होनी चाहिए, इसमें छात्र पूर्व ज्ञान तथा अनुभव को नई समस्या को पाठ्यवस्तु से जोड़ता है। भ्रष्टाचार सूचना प्रदान, टू प्रोवाइड फीडबैक। इसका उद्देश्य संबंधित विषय वस्तु की पूर्वगामी सूचना प्रदान करना है। इससे विद्यार्थी उचित पूछताछ तथा मूल्यांकन करने में सफल होते हैं। भ्रष्टाचार सूचना की प्राप्ति निम्न स्रोतों से की जा सकती है: लेख तथा पुस्तकें, संग्रहालय, चित्र, श्रव्य व दृश्य सामग्री, वेबसाइट आदि। छात्रों को उत्तरदायी बनाने के लिए प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करना, इसमें छात्रों से आशा की जाती है कि वे क्या जानते हैं, छात्र किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में सफल हैं तथा उसका समाधान कैसे करते हैं। छात्रों की पूछताछ प्रक्रिया को परिभाषित कर उनके वर्तमान शिक्षण स्तर को जाना जाता है। छात्रों में उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए टीम वर्क, प्रोजेक्ट, कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जा सकता है। नंबर 4, पूछताछ की सामान्य प्रक्रिया। इसका उद्देश्य छात्रों में पूछताछ की कौशल प्रक्रिया का विकास करना है। इसमें छात्रों को क्षेत्र विशेष की चयनित सूचना प्रदान की जाती है, जैसे सुनामी कैसे आती है, छात्रों में सूचना तथा सूचना प्रस्तुतिकरण की स्थापना। इस घटक में छात्रों को सूचना तो प्रदान की जाती है, साथ ही उनके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को कैसे प्रयुक्त करना है यह सिखाया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं: पूर्व ज्ञान की सूचना प्रदान करना, तथ्य, आंकड़ों तथा उदाहरणों को प्रस्तुत करना, तार्किकता तथा समस्या समाधान प्रक्रिया पर बल देना, इसके लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, प्रशिक्षक द्वारा समूह कार्य प्रशिक्षण देना। अनुभवजन्य साक्ष्य, अनुभविक साक्ष्य। छात्र सीखने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु उनका तार्किक दृष्टि से उपलब्ध नहीं होता। वह अनुभव के द्वारा ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, परंतु तार्किक रूप से उसे प्रमाणित नहीं कर पाता। अनुभवजन्य साक्ष्य छात्रों के ज्ञान को पुष्ट एवं गहन आदान प्रदान करते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य ऐसे साक्ष्य हैं जिनका परीक्षण मानव के माध्यम से किया जाता है। यह अनुभव या अवलोकनों से प्राप्त होते हैं या उस पर आधारित होते हैं। इन्हें अवलोकनों या अनुभव द्वारा सत्यापित किया जा सकता है या गलत भी साबित किया जा सकता है। वैज्ञानिक साक्ष्य भी अनुभविक साक्ष्य होते हैं जब वे कई व्यक्तियों द्वारा प्रेक्षित किए जाने पर समान परिणाम देते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य किसी वैज्ञानिक परिकल्पना या सिद्धांत का या तो समर्थन करता है या विरोध करता है। अनुभवजन्य साक्ष्य किसी सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए आवश्यक होते हैं। यदि सही वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए तो अनुभवजन्य साक्ष्य हमेशा सही साबित होते हैं। अनुभवजन्य चक्र। अनुभव साक्ष्यों के आधार पर किसी परिकल्पना सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 3 चरण है: अवलोकन या प्रेक्षण, अनुभव साक्ष्य तथ्यों को एकत्रित कर व्यवस्थित करना, निगमन परीक्षण योग्य अनुमानों के रूप में परिकल्पना के परिणाम निकालना, आगमन परिकल्पना का निर्धारण करना, प्रेक्षण नई अनुभवजन्य सामग्री के आधार पर परिकल्पना का परीक्षण करना, 5वां मूल्यांकन, प्रेक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना। अनुभविक साक्ष्य में आगमन, निगमन। आगमन विधि सबसे पहले विषय वस्तु के साक्ष्यों तथा तथ्यों के बारे में जाना जाता है। बाद में साक्ष्य तथा तथ्यों का विश्लेषण कर एक सामान्य उदाहरण का निर्माण किया जाता है, जैसे ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण करना। निगमन विधि में पहले से विकसित अवधारणाओं का परीक्षण किया जाता है। इसमें तथ्यों की खोज तथा विश्लेषण अवधारणाओं की वैधता अवैधता सिद्ध करने के लिए की जाती है। निगमन विधि में पूर्व अवधारणाओं का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसे आगमन विधि से कम प्रभावशाली माना जाता है। आगमन निगमन विधि के सिद्धांत। आगमन विधि में सबसे पहले जिन अवधारणाओं का निर्माण किया जाना होता है उस पर तथ्यों तथा आंकड़ों का समूहीकरण तथा विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जाता है। निगमन विधि में अवधारणाओं की सत्यता की जांच की जाती है। इसमें अवधारणा के प्रत्येक पक्ष के साक्ष्यों की खोज की जाती है। जो पक्ष साक्ष्यहीन होते उन्हें हटा दिया जाता है। उपयोग की बात करें साथियों इसके, तो इस प्रतिमान से
तथा अध्यापकों में पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। इससे छात्र स्वतंत्र रूप से खोज करना सीखते हैं। छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। छात्रों को खोज करने की वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान होता है। छात्र सूचनाओं का विश्लेषण करने तथा अन्य व्यह रचनाओं से तुलना करने में समर्थ होते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। राजस्थान सरकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क संपूर्ण सटीक तैयारी के लिए आर पार एजुकेशन पर बने रहिए। और दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम चैनल आर पार एजुकेशन, उसे भी फॉलो और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। भारत और राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा स्टडी कंटेंट भी वहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापन संबंधी समस्याएं। योकम और संपतन। किसी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है जब कार्य संपादन में कठिनाई का आभास हो। यह एक कठिनाई है जो स्पष्टतया विद्यमान रहती है और विचारक छात्र उसे जानता है। समस्या समाधान के लिए प्रयत्न एवं भूल की पद्धति को अपनाया जाता है। समस्या समाधान में विमर्शी चिंतन रहता है। जॉन डीवी ने विमर्शी चिंतन और समस्या समाधान को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना है। विमर्शी चिंतन शिक्षित व्यक्ति जिस योजना के अनुसार सोचता है, विचारता है। इस प्रकार के चिंतन में दो बातें रहती है: भ्रम, संदेह व जटिलता से पूर्ण मानसिक कठिनाई की दशा जिसमें चिंतन आरंभ होता है। नंबर 2, कठिनाई को दूर करने वाली सामग्री खोजना, जांच करना। विद्यालय में अध्यापक का यही कार्य होता है कि वह विमर्शी चिंतन को विकसित कराएं। विमर्शी चिंतन के रूप। नंबर 1, आगमन। विमर्शी चिंतन अथवा समस्या समाधान के लिए छात्र दो प्रकार से सोच सकता है: विशिष्ट वस्तुओं के निरीक्षण द्वारा सामान्य सत्य अथवा सिद्धांत को जानने का प्रयास करना, या विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण संवेदनाओं द्वारा, प्रत्यक्षीकरण द्वारा ही संभव होता है। तर्क के आधार पर निरीक्षण के पश्चात एक निर्णय लिया जा सकता है। यदि वह उपयुक्त हुआ तो वह सामान्यकरण का रूप धारण कर लेता है। इससे विश्लेषण तथा संश्लेषण करना होता है। इसे आगमन विधि कहा जाता है। आगमन विधि में चिंतन की प्रविधि इस प्रकार रहती है: समस्या की स्पष्ट पुनर्पहचान, प्रदत्त खोज, एकत्रित पद्धति से महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करना, सामान्यीकरण करना। निगमन चिंतन का दूसरा रूप यह होता है कि सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशिष्ट की परीक्षा ली जाती है, वह सत्य है अथवा असत्य। इसमें छात्र किसी सिद्धांत या नियम को जानकर विशिष्ट उदाहरणों द्वारा सत्य होने की जांच करने का प्रयत्न करता है। यह निगमन विधि कहलाती है। इसमें चिंतन प्रवृत्ति का रूप है: समस्या को पहचानना, समस्या के समाधान हेतु उपकल्पनाओं को ढूंढना, उचित उपकल्पना को समाधान का सही संभावित उत्तर निश्चित करना, जांच करना। समस्या समाधान के लिए इन दोनों विधियों का उपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि आगमन विधि से सिद्धांत निरूपण किया जा सकता है और निगमन विधि द्वारा उसका उपयोग करना सिखाया जा सकता है। समस्या के चरण। जिस समय से समस्या का आभास होता है उसे लेकर जिस समय तक समस्या हल पूर्ण हो जाती है उसे 5 चरण है। समस्या के चरण है 5। आकुलता, एनेक्सिटी, समस्या से अवगत होने की आकुलता। परिभाषा, डेफिनेशन, यह निश्चय करना कि कौन सी समस्या का अनुसरण करना। अन्वेषण, रिसर्च, समस्या संबंधी तथ्यों को ढूंढना। अनुमान, हाइपोथेसिस, तथ्यों के आधार पर अनुमान निर्धारित करना। मूल्य निरूपण, अप्रेशियल, भविष्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मूल्य निरूपण करना। ये सभी चरण आपस में अंतर मिश्रित रहते हैं। नेक्स्ट साथी उसी के अंतर्गत है सामाजिक अध्ययन अध्यापन की समस्याएं। विद्यालय में शिक्षा शास्त्र के बुनियादी कौशलों का कमजोर होना, कक्षा प्रबंधन के कौशलों का अभाव होना, सामाजिक अध्ययन में चार्ट, संकेतों, छपी हुई सामग्री का उपयोग नहीं करना, शिक्षण के अतिरिक्त सामग्री का उपयोग न करना, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का दैनिक व्यवहारिक जीवन में उपयोगी न होना, बच्चे की अक्षमता से उत्पन्न अधिगम समस्या। जब अधिगम समस्याएं जैविक कारणों के परिणाम स्वरूप होती है तो इनका प्रभाव बच्चे के प्रारंभिक विकास में ही नजर आने लगता है। नंबर 1, सर्वदर्शी विभेद में होने वाली कठिनाई। वस्तुओं के आकार में अंतर नहीं कर पाता, वस्तुओं के रंगों में अंतर नहीं कर पाता, स्वाराघात के उतार चढ़ाव में अंतर नहीं कर पाता, अक्षरों के भेद नहीं कर पाता, जैसे स, द, सरल ज्यामितीय आकृतियां बनाने में कठिनाई अनुभव करना, जैसे विभुज, आयत, वर्ग। गामा कौशल संबंधी समस्या, पेंसिल को उचित तरीके से नहीं पकड़ सकता, गेंद को छानने और लपकने में असमर्थ, एक पैर पर खड़े रहकर शरीर का संतुलन बनाने में असमर्थ नहीं होता है। भाषिक कौशल संबंधी समस्या, छात्र की भाषिक क्षमता का प्रभाव उसकी अन्य विषयों की उपलब्धियों पर भी पड़ता है। भाषिक कौशल से अभिप्राय पठन, लेखन, शब्द भंडार, वर्तनी आदि से, जैसे एक अक्षर करके पढ़ना, अशुद्ध उच्चारण करना, किसी शब्द अथवा ध्वनि के स्थान पर किसी अन्य शब्द की ध्वनि का उच्चारण करना आदि। अभिप्रेरणा और रुचि की समस्या, जो विद्यार्थी बीमार होते हैं वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित नहीं हो सकते। यदि कक्षा में बच्चे को डर लगता है तो उसका सारा ध्यान अधिगम की अपेक्षा अपनी सुरक्षा में लग जाता है। किसी सामाजिक समूह से संबंध रखना और अपने स्वाभिमान को बनाए रखना भी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अवधान संबंधी समस्याएं, किसी विषय पर चेतना को केंद्रित करना अवधान कहलाता है। कुछ बच्चे कक्षा में ऐसे होते हैं जो कक्षा को एक स्थान पर नहीं बैठ सकते या शिक्षक के पढ़ाने के दौरान इधर उधर देखते रहते हैं। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं: जैविक शारीरिक कारण, जैव रासायनिक असंतुलन, कमजोर स्वास्थ्य, आनुवंशिक रोग, भौतिक कारक, शोरगुल, तापमान, प्रकाश, हवा
व्यवस्था, फर्नीचर की कमी या अधिकता, कक्षा में बैठने की व्यवस्था, अपर्याप्त स्थान, बौद्धिक संज्ञानात्मक संबंधी कारक, मंदबुद्धि, पर्याप्त संज्ञानात्मक कौशलों का अभाव, शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित कारक, शिक्षक का व्यक्तित्व एवं वेशभूषा, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक द्वारा शिक्षण के दौरान सहायक सामग्री का प्रयोग न करना, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य न देना, बच्चों के प्रश्नों का अध्यापक द्वारा उत्तर न देना, सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित कारक कौन कौन से था। सामाजिक रूप से अस्वीकृत बच्चे की स्कूल की निष्पादन क्षमता एकाग्रता की कमी के कारण सामान्यतः प्रभावित होती है। डरा धमकाकर काम पूरा कराना, बच्चे के मन में डर बिठाना, गुस्से में बेकाबू होना, शैक्षिक उपलब्धियों के लिए छात्रों पर जोर डालना, बड़े आकार की कक्षा, यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है तो कक्षा में अधिगम का स्तर निम्न होता है। स्थान की कमी, यदि कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है तो अध्यापन व अधिगम में समस्या उत्पन्न होती है। समय प्रबंधन की समस्या भी अध्यापन अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है। अतः कालांशों का निर्धारण विषय के अनुरूप होना चाहिए। कठिन विषयों जैसे गणित, अंग्रेजी के कालांश प्रारंभ में रखे जाने चाहिए। अनुदेशनात्मक साधनों की समस्या, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे मॉडल, चार्ट, रेडियो, श्यामपट्ट, प्रोजेक्टर आदि। अधिगम शिक्षार्थियों को पूर्ण गहराई तक अध्ययन नहीं करवा पाएगा, अतः कक्षा में अधिगम सामग्री का अभाव अध्यापन में बाधा उत्पन्न करेगा। प्रभावी शिक्षण कौशल की समस्या, विस्तृत ज्ञान रखने वाले प्रशिक्षित अध्यापकों को अपने सहकर्मियों और समाज के लोगों से सम्मान मिलता है। शिक्षण कौशल के दौरान प्रत्येक अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कक्षा शिक्षण में अपने अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप दे सकें। पुराने कक्ष, ये कमरे विद्यालय आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्मित नहीं किए गए हैं। ये कक्षा भवन उस पुरानी विधि से अध्यापन के लिए उपयुक्त कहे जा सकते हैं जिसमें तथ्यों को रटाने और पुनः सुने लिए जाने पर मात्र पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट साथियों, सहायक सामग्री, उद्योतन सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे कहते हैं। एड और टीचिंग लर्निंग एड, वे सामग्री जिनके माध्यम से बालक सीखते हैं, अर्थात वे साधन जिसके द्वारा छात्रों के लिए कठिन पाठ्य वस्तु को सरल, स्पष्ट, रोचक, सुगम एवं बोधगम्य बनाया जाता है, सहायक सामग्री कहलाती है। शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है उन्हें सहायक सामग्री कहते हैं। एक चीनी कहावत है, एक बार देखना और 100 बार सुनने की अपेक्षा कई गुना बेहतर अच्छा होता है। इनके माध्यम से बालक प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को ग्रहण करके अपनी समस्या का समाधान करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षक के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयोग में ली जाती है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षक रूपी कलाकार के हाथ में वे उपकरण साधन हैं जिनके प्रयोग के माध्यम से संबंधित पाठ्यवस्तु को छात्रों के लिए कक्ष में ग्राह्य एवं बोधगम्य बना देता है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा में गुणात्मक विकास करने के लिए, शिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सामग्री का उपयोग में लेना चाहिए, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। इसका प्रयोग शैक्षिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी आंदोलन होगा। एक अमेरिकी शोधानुसार सुनने से 10% तक, देखने से 50% तक, देखने और सुनने से 51% तक ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग 1833 में फ्रोबेल द्वारा किंडरगार्टन विधि में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन। सहायक सामग्री का सबसे पहले प्रयोग 1833 में फ्रोबेल महोदय ने किंडरगार्टन विधि में किया था। भारत में महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग की बात कही गई है। कोठारी आयोग 1964-66 में सहायक सामग्री के प्रयोग के बारे में कहा गया है। सहायक सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक होती है। अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। यह शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों की बचत करती है। भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करती है। यह विचारों को प्रभावात्मकता प्रदान करती है। जहाँ शिक्षक का मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं दृश्य सामग्री पाठ को रोचकता प्रदान कर उसे बोधगम्य बनाती है। अध्यापन रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं। इससे विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं और अनुसंधान परियोजना में बैठकर हिस्सा लेते हैं। छात्रों की वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने, छूने, महसूस करने का अवसर मिलता है। वे प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं के तुलनात्मक भेद को जान पाते हैं। विद्यार्थियों की आकर्षण व निरीक्षण शक्ति को विकसित करने, विद्यार्थियों में अनुशासन की क्षमता का विकास होता है। विद्यार्थियों में ध्यान एवं एकाग्रचित्ता का भाव जागृत करने के लिए मनोविज्ञान द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि सहायक सामग्री के प्रयोग से एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां एक साथ कार्य करती है। सहायक सामग्री के गुण एवं विशेषताएं। सहायक सामग्री आकर्षक होनी चाहिए, किंतु इतनी आकर्षक न हो कि विद्यार्थी इसकी सुंदरता में खो जाए और मूल विषय से भटक जाए। उद्देश्य को पूरा करने
करने वाली होनी चाहिए। प्रयुक्त सामग्री इतनी बड़ी व स्पष्ट होनी चाहिए कि विद्यार्थी को आसानी से अवलोकन कर सके। सहायक सामग्री पाठ की विषय वस्तु के अनुकूल होनी चाहिए। सहायक सामग्री सरल एवं रुचिपूर्ण होनी चाहिए। सहायक सामग्री विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। सहायक सामग्री जहाँ तक हो सके स्वनिर्मित होनी चाहिए। सहायक सामग्री का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए, नहीं तो विद्यार्थी अपने मूल विषय से भटक जाएगा। सहायक सामग्री के उद्देश्यों की बात करें तो छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, सीखने की गति में सुधार करना, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, अभिरुचियों पर असानुकूल प्रभाव डालना, तीव्र व मंदबुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, जटिल विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित करना, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना, बालकों की परीक्षण शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट साथियों, सहायक सामग्री के प्रकारों की यदि हम बात करें तो सहायक सामग्री सामान्य रूप से 3 प्रकार की होती है। परंपरागत पाठ्यपुस्तक, झाड़न, श्यामपट्ट, चार्ट, ये परंपरागत सहायक सामग्री है। झाड़न, डस्टर। स्वनिर्मित, चार्ट, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल। वैज्ञानिक उपकरण, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र, प्रोजेक्टर आदि मनोवैज्ञानिक आधार पर है साथियों। प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, क्रियात्मक सहायक सामग्री, अनुदेशात्मक सहायक सामग्री 4 प्रकार की होती है। अप्रक्षेपी नॉन प्रोजेक्टेड, जिसमें है दृश्य प्रदर्शनी, द्विआयामी, त्रिआयामी, मूल श्रव्य और दृश्य श्रव्य। प्रक्षेपी सहायक सामग्री, प्रक्षेपी का अर्थ है उद्दीपित करना, प्रदर्शित करना, बाहर निकालना, अतः सामग्री को बोर्ड पर प्रदर्शित करना। यह वह सामग्री होती है जो एक मशीन तकनीक उपकरण के रूप में विद्यमान होती है, जो स्वयं में शिक्षण की सामग्री नहीं है, अपितु विषय वस्तु की सामग्री को कक्षा कक्ष में छात्रों के समक्ष स्पष्ट करती है। जैसे डायस्कोप, एपिडायस्कोप, चित्र विस्तारक यंत्र, OHB ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म पट्टिका, स्लाइड्स, जादुई लालटेन। एपिडायस्कोप पारदर्शी स्लाइडों को पर्दे पर प्रक्षेपित करने के अतिरिक्त अपारदर्शी पदार्थों को भी प्रक्षेपित करने के कारण यह अधिक लाभकारी है। पुस्तक से निकाले गए बिना ही कोई भी चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, फोटोग्राफ अथवा मुद्रित सामग्री इसके द्वारा पर्दे पर प्रक्षेपित की जा सकती है। यह साधन निम्नलिखित 2 कार्य करता है। पहला है एपिस्कोप का कार्य। जब इसका प्रयोग अपारदर्शी वस्तु को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है तो एपिस्कोप का कार्य करता है। डायस्कोप का कार्य, जब इसका प्रयोग स्लाइडों को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है तो ये डायस्कोप का कार्य करता है। उपरोक्त दोनों कार्यों के कारण इसका नाम एपिडायस्कोप रखा गया है। यह प्रोजेक्शन लेंस, समतल दर्पण तथा विद्युत लेंस की सहायता से संपन्न क्षैतिज तथा सरल रेखीय प्रक्षेपण को सिद्धांत को अपनाता है। लैंप से एक तेज प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है। एक समतल दर्पण जो कि वस्तु के ऊपर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया होता है, इस रोशनी को परावर्तित करता है, जो प्रोजेक्शन लेंस से होकर निकलती है और पर्दे पर एक बड़े आकार का चित्र बनाती है। फिर साथियों, स्लाइड्स एवं फिल्म पट्टी प्रोजेक्टर, स्लाइड्स एंड फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। इस यंत्र का प्रयोग स्लाइड प्रोजेक्टर या फिल्म प्रोजेक्टर दोनों के रूप में किया जा सकता है। यह फिल्म पट्टी में सेलुलॉइड एसीटेट की पट्टी होती है और इसमें प्राय किसी विषय या उपविषय प्रकरण से संबंधित 40 से 100 तक अलग अलग चित्र होते हैं। मूल रूप से स्लाइड और फिल्म पट्टी प्रोजेक्टर का ढांचा वही होता है जो लालटेन स्लाइड प्रोजेक्टर का होता है। स्लाइड और फिल्म पट्टी प्रोजेक्टर के प्रयोग से अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अध्यापक या किसी छात्र द्वारा मौखिक टिप्पणी देने की आवश्यकता पड़ती है। इसे अच्छी प्रकार तैयार करना चाहिए जिससे ध्यान आकर्षित करने, समस्या को स्पष्ट करने तथा विषय सामग्री का पूर्णतः प्रस्तुत करने में सहायता मिल सके। शिरोपरि प्रोजेक्टर, द ओवरहेड प्रोजेक्टर। शिरोपरि प्रोजेक्टर में यद्यपि अन्य प्रोजेक्टरों से मिलती जुलती सामग्री और तत्व रहते हैं, फिर भी यह अन्य प्रोजेक्टरों से अधिक उन्नत प्रक्षेपी उपकरण है। यह प्रकाशयुक्त कमरे में भी काम कर सकता है, इसलिए कमरे में अंधेरा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रोजेक्टर में आकृति का प्रक्षेपण अध्यापक के कंधे के ऊपर से होता है, इसलिए वह हर समय क्लास को देख सकता है या सामना कर सकता है। अध्यापक कक्षाओं को पूरी तरह देखता हुआ छात्र क्रियाओं का पर्यवेक्षण कर सकता है, छात्रों के उत्तरों के अनुरूप कार्यक्रमों को ठीक कर सकता है। छात्रों को कुछ बताने के लिए अध्यापक पेंसिल या संकेतक का प्रयोग कर सकता है। मायादीप या जादुई लालटेन, मैजिक लैंटर्न। हार्डवेयर शिक्षण साधनों के इतिहास में यह पहला आविष्कार माना जाता है। इसका प्रयोग दीवार या पर्दे पर स्लाइड के माध्यम से चित्रों के प्रक्षेपण करने के लिए होता है। इसकी कार्यवाही तथा बनावट बड़ी सरल है। जब कोई आकृति या उदाहरण बहुत छोटा हो तो जिसे सारी कक्षाओं को दिखाना हो तो इसकी एक पारदर्शी स्लाइड तैयार की जाती है। इसके बाद यह स्लाइड कैरियर में लगा दी जाती है जो कि मायादीप का ही एक भाग है। मायादीप इसके आयाम को बढ़ा करके इसे पर्दे पर प्रक्षेपित करता है जिससे यह अधिक स्पष्ट और तीखा दिखाई देता है। अप्रक्षेपी सहायक सामग्रियाँ, शिक्षण की ऐसी सहायक सामग्री जो मशीन एवं यंत्र के रूप में न होकर अपितु स्वयं शिक्षण सामग्री के रूप में होती है।
इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी सहायक सामग्री दोनों इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। श्रव्य सहायक सामग्री जिनके माध्यम से कानों द्वारा सुनकर सीखते हैं, इनसे प्राप्त ज्ञान 10% का होता है। इनके द्वारा ज्ञानात्मक भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन मौखिक उदाहरण है। रेडियो एक प्रभावशाली श्रव्य साधन है और कक्षा भवन में एक साथ बहुत से छात्रों को उपयोगी जानकारी व अधिगम अनुभव करने के लिए अध्यापक की बहुमूल्य सहायता करता है। यह कुछ विशिष्ट विषयों जैसे संगीत, नाटक, अभिनय तथा भाषा अधिगम में बहुत सहायक होता है। यह बोलचाल की बुरी आदतें तथा बोलचाल के वास्तविक दोषों को दूर करने में सहायता करता है। यह वार्तालाप, पटुता, सशक्त अभिव्यक्ति तथा नाटकीयता की प्रभावशाली विधियों के विकास में सहायक होता है। स्कूल की विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संगठन, संचालन, मूल्यांकन में विशेष सहायता कर सकता है। व्यवहार परिवर्तन के काम तथा कक्षा भवन की घटनाओं को अंकित करने में सहायता कर सकता है। यह अध्यापक को अपने व्यवहार तथा शिक्षण कार्य की जाँच करने में सहायक होता है। टेप रिकॉर्डर, इसके द्वारा भाषा शिक्षण में उच्चारण व वाचन संबंधी दोषों को शीघ्रता से दूर किया जा सकता है। विद्यार्थी की विषय वस्तु रिकॉर्ड करके सुनाई जाती है। ग्रामोफोन, इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के दूरदराज स्थानों पर पिछड़े हुए अशिक्षित लोगों को संगीत का ज्ञान कराया जाता है। इसके अतिरिक्त गाने, कविता, निबंध, नाटक तथा कथोपकथन की ध्वनि सुनाई जाती है। लिंग्वाफोन, इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के दूरदराज स्थानों पर निरक्षर लोगों की ध्वनि के माध्यम से भाषाई ज्ञान कराया जाता है, जिसमें वर्णमाला, शब्दोच्चारण, शब्दावली, वाक्य निर्माण, अभिवादन आदि का ज्ञान कराया जाता है। दृश्य सहायक सामग्री, वे सहायक सामग्री जिनके द्वारा आँखों से देखकर सीखते हैं। इनसे प्राप्त ज्ञान 11 से 50% तक होता है। इनमें ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रदर्शनी, डिस्प्ले, द्विआयामी पोलर डायमेंशंस, त्रिआयामी 3 डायमेंशन। प्रदर्शनी में श्यामपट, सूचनापट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड आते हैं। द्विआयामी में के अंतर्गत रेखाचित्र, मानचित्र, लेखाचित्र, ग्राफ, चार्ट, मॉडल आते हैं। त्रिआयामी के अंतर्गत है नमूने, पाठ्यपुस्तक, ग्लोब, कठपुतली। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। द्विआयामी के उदाहरण और त्रिआयामी के उदाहरण कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। द्विआयामी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और त्रिआयामी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे वास्तविक वस्तुएं, ज्यामितीय बॉक्स, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विषय संबंधी साहित्य, आइपीडायस्कोप, जादुई लालटेन, प्रोजेक्टर, पोस्टर, छायाचित्र, मोक फिल्म। श्यामपट, यह अध्यापक का एक सच्चा मित्र होता है। भारत में सर्वाधिक उपेक्षित विद्यालय उपकरण है। श्यामपट का उपयोग किसी नाम या शब्द का संबंध को स्पष्ट बनाने में महत्व प्रदान करने के लिए, सारांश देने के लिए, योजना की रूपरेखा लिखने के लिए, किसी वस्तु को क्रम स्पष्ट करने के लिए, चार्ट, रेखाचित्र, ग्राफ, लाक्षणिक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, नियम, परिभाषा आदि लिखने के लिए, मुख्य निर्देश देने के लिए, सूचना, अंकन, तिथि, ज्ञान देने की तालिका लिखने आदि के लिए। श्यामपट के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। शिक्षक को श्यामपट का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, कक्षा का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही श्यामपट के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं एकत्र कर लेनी चाहिए। उपकरण या झाड़न, चाक, खड़िया, पटरी, फरमे, संकेतक। श्यामपट पर ऊपर से बाएं कोने से लिखना प्रारंभ करना चाहिए। श्यामपट पर केवल महत्वपूर्ण बातें लिखी। श्यामपट विस्तारपूर्वक कार्य के उपयुक्त नहीं होता है। सामान्यतः प्रयोग में आने वाले शब्द संक्षेपों के अलावा अन्य शब्द संक्षेपों का प्रयोग न करें। श्यामपट बच्चों के दृष्टि स्तर में बहुत ऊंचा न हो और प्रथम पंक्ति श्यामपट से कम 8 फीट दूर हो और अधिकतम 21 से 25 फीट होनी चाहिए। दूरी भी याद रखना इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। श्यामपट पर कभी भी पुनर्लेखन नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम दिनांक लिखनी चाहिए। श्यामपट पर बोलते हुए लिखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बोलते हुए लिखना चाहिए। श्यामपट पर लिखे गए शब्द स्पष्ट और दृष्टिगोचर होने चाहिए। श्यामपट पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लिखना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्यामपट पर लिखते समय 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। पाठ्यपुस्तक, यह अध्यापक का अभिन्न मित्र होती है। पाठ्यपुस्तक से अभिप्राय की है कि वह पुस्तक जिसका उपयोग कक्षा में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। प्रोफेसर गुड के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित रूप से लिखी गई पुस्तक ही पाठ्यपुस्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पाठ्यपुस्तक का महत्व एक ज्ञानार्जन का साधन है, शिक्षक एवं विद्यार्थियों की मार्गदर्शिका है। ज्ञान को स्थायी व सशक्त बनाने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए, किसी वस्तु की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए, स्वाध्याय की आदत का विकास करने के लिए, सूचनाओं का संग्रहित ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षण और उसके मूल्यांकन का आधार निर्धारित करने के लिए पाठ्यपुस्तक एक साधन होती है। अध्ययन शिक्षक साध्य, इंपॉर्टेंट है। पाठ्यपुस्तक साधन है और शिक्षक साध्य है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करते समय आंखों से दूरी 25 से 35 सेंटीमीटर या लगभग 12 इंच होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, कितनी दूरी पर होनी चाहिए आंखों से।
पाठ्यपुस्तक पढ़ते समय बाएं हाथ में होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक पढ़ते समय कौन से हाथ में? बाएं हाथ में होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक का सहायक सामग्री के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग कमेनियस ने किया था, इसलिए इसे इसका जनक कहा जाता है। कमेनियस ने किया था सबसे पहले प्रयोग पाठ्यपुस्तक का सहायक सामग्री के रूप में। पाठ्यपुस्तक के गुण आंतरिक और बाह्य। आंतरिक गुणों की बात करें तो एक पाठ्यपुस्तक अंदर आंतरिक गुणों में रूप में उसकी भाषा शैली सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्वदेश्यता। पाठ्यपुस्तक उस कक्षा एवं उस अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के ज्ञान को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। उपयुक्तता। विद्यार्थी के जीवन में जिस विषय वस्तु को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है उसको विकास देने वाली होनी चाहिए। विभेदीकरण। विषय वस्तु की विविधता। विषय संबंधी पाठ्यपुस्तक में अलग अलग विषय वस्तु को महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे भाषा की पाठ्यपुस्तक में गद्य, पद्य, पाठक, कहानी, जीवनी आदि को शामिल किया जाता है। क्रमबद्धता। पाठ्यपुस्तक में शामिल विषय वस्तु सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। मौलिकता एवं स्तर के अनुकूल। पाठ्यपुस्तक में जो भी विषय वस्तु शामिल की गई है छात्र के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए तथा मौलिक होनी चाहिए। शब्द भंडार वर्धक। पाठ्यपुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसका अध्ययन करके विद्यार्थी अपने शब्दों को बढ़ा सकें। पाठ्यपुस्तक में जटिल प्रश्नों के लिए संकेत दिए जाने चाहिए। पाठ्यपुस्तक में मौखिक अभ्यास कार्य को महत्व दिया जाना चाहिए। उत्तरमाला। प्रत्येक इकाई के बाद में जटिल शब्दों की शब्दावली पाठ्यपुस्तक के अंत में होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक में प्रश्न व उदाहरण पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। बाह्य गुण क्या है इसके? पाठ्यपुस्तक का कवर आकर्षक और मजबूत होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक का मूल्य इसके आकार विषय वस्तु की उपलब्धता के अनुसार होनी चाहिए। आकार पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। बुलेटिन बोर्ड या सूचना पट। सूचना पट कक्ष विद्यालय की सर्वकालीन पत्रिका के रूप में होता है जिसमें छात्रों को उसके संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की जाती है जिससे छात्रों में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा एवं रुचि जागृत हो सके। इससे अन्य दृश्य उपकरणों के प्रदर्शन में सहायता मिलती है। यह छात्रों को एक टोली के रूप में काम करने का अवसर प्रदान करता है और कक्षा के वातावरण को समृद्ध बनाता है। विषय संबंधित प्रमुख सूचनाओं को अंकित करने के लिए, पत्र पत्रिकाओं की कतरन चिपकाने के लिए, आकर्षक चित्र बनाने और कार्टून लगाने के लिए, ग्राफ एवं चार्ट चिपकाने के लिए, इकाइयों की रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए, नवीन पुस्तकों के कवर को प्रदर्शित करने के लिए, छात्रों के सभी प्रकार के रचनात्मक कार्य को प्रदर्शित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अवकाश, जयंती संबंधी सूचना, नियत कार्य, विशेष योजनाओं आदि के नोटिस चिपकाने के लिए, सूचना पट के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं केवल विषय से संबंधित और उपयुक्त सामग्री प्रदर्शित करनी चाहिए। प्रदर्शित सामग्री सफाई के साथ सुव्यवस्थित ढंग से की जानी चाहिए। सूचना पट पर प्रदर्शित सामग्री का जमघट नहीं होना चाहिए। सामग्री बदलने की अवधि बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक प्रदर्शित सामग्री का उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। सूचना पट ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर छात्रों की अधिक आवाजाही रहती हो। फेल्ट या फ्लानेल बोर्ड, इसको फ्लानेलोग्राफ या खादी बोर्ड भी कहते हैं, जिस पर फेल्टा, नमदा या फ्लानेल चढ़ा रहता है। इस पर चित्रों को केवल थोड़ा सा दबाकर चिपकाया जाता है। चित्रों को एक क्रम में प्रदर्शित करने तथा उनमें अंकित व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए उपकरण बहुत उपयोगी है। इस बोर्ड का प्रयोग प्रदर्शित सामग्री के विकासशील पक्षों को समझाने के लिए किया जाता है। फ्लैनेल ग्राफ के उपयोगार्थ चित्र, फोटो एवं अन्य छपी सामग्री पुरानी पत्रिकाओं से काटी जा सकती है। चुंबकीय बोर्ड, इन कटी हुई आकृतियों के पीछे चुंबक के छोटे टुकड़े भी लगाए जा सकते हैं। लकड़ी के तख्ते पर पतली चादर मंड देने के उपरांत ये सभी चित्र इस बोर्ड पर आसानी से किसी भी स्थान पर टिकाए जा सकते हैं और इन आवश्यकता अनुसार इधर उधर खिसकाया जा सकता है। मॉडल, प्रतिमूर्ति, प्रतिचित्रण, प्रतिरूप। जब शिक्षक को वास्तविक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती है तब वह इन वास्तविक वस्तुओं के मॉडल तैयार किए जाते हैं। यदि बने बनाए मॉडल उपलब्ध न हो तो शिक्षक अपने छात्रों से बनवा सकता है। बालकों के द्वारा बनवाने से उनकी बहुत सी मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि की जा सकती है। मॉडल द्वारा किसी वस्तु का भीतरी भाग जो सामान्यतः हमारी आंखों से छिपा रहता है दर्शनीय बनाया जा सकता है। इसके द्वारा छात्रों की दर्शनीय काल्पनिकता को निश्चितता प्रदान की जा सकती है। इनके द्वारा छात्रों में निरीक्षणात्मकता प्रवृत्ति का भी विकसित किया जा सकता है। रेखाकृति, इसमें रेखाओं तथा प्रतीकों द्वारा अंतर संबंध स्पष्ट किए जाते हैं। वास्तविक पदार्थों तथा चित्रों के अभाव में शिक्षक श्यामपट पर चौक से कुछ रेखाएं इत्यादि बनाकर पाठ्य सामग्री के भावों, विचारों तथा संबंधों को स्पष्ट करता है। मानचित्र, सामाजिक अध्ययन में मानचित्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा छात्रों के सम्मुख अमूर्त वस्तुओं का ज्ञान मूर्त कर दिया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक इसका प्रयोग निम्नलिखित बातों का ज्ञान प्रदान करने के लिए कर सकता है। मानचित्र द्वारा शिक्षक छात्रों को राजनीतिक तथा प्राकृतिक दशा का सम्यक ज्ञान प्रदान कर सकता है। मानचित्रों का प्रयोग स्थानों के निर्धारण के लिए किया जा सकता है। यदि सामाजिक अध्ययन का शिक्षक स्थानीय वातावरण के विषय में अध्यापन करा रहा है तो उसके स्थानों को निर्धारण करने के लिए इसके द्वारा सफल होगा तथा उसकी भौगोलिक स्थिति भी समझ सकेगा। नंबर 3, मानचित्र द्वारा क्षेत्रों का तुलनात्मक ज्ञान दिया जा सकता है। इसके द्वारा किसी स्थान के भौगोलिक संबंधों को प्रदर्शित करने में सहायता मिलती है। मानचित्र के प्रकार, पाठ्य पुस्तकों के मानचित्र, चित्रात्मक मानचित्र,
इसमें विभिन्न वस्तुओं, इमारतों, स्मारकों, स्थितियों के चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। दीवारी मानचित्र, ये मानचित्र कक्षा की दीवारों पर अंकित किए जाते हैं। ये छात्र तथा शिक्षक दोनों की दृष्टि से लाभदायक है। शिक्षक किसी बात को समझाते समय पूर्ण कक्षा के ध्यान को इसकी सहायता से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चित्र अध्यापन के अमूल्य साधन है। इसके द्वारा प्रकरण को अधिक स्पष्ट और रोचक बनाया जाता है। जिन बातों का प्रत्यक्ष अनुभव छात्रों को नहीं होता है, वे चित्रों की सहायता से पर्याप्त सीमा तक स्पष्ट एवं सार्थक हो जाती है। चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने पर जीवनी एक मार्मिक जीवंत अध्ययन बन जाती है। चित्रों का उपयुक्त चयन एवं उपयोग, चित्रों का प्रभाव उनके उपयुक्त चयन और उपयोग पर निर्भर करता है। अपने अनुभव के कारण बालक प्रायः गलत धारणाएं बना लेते हैं। उपयुक्त चित्रों द्वारा इन गलत धारणाओं को दूर किया जा सकता है। विषयों के उपयुक्त चयन एवं उपयोग में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी अध्यापन सामग्री के चयन की भांति कक्षा के लिए चित्रों का चयन किसी सीमा के इस प्रकार से छात्रों की आवश्यकता पूर्ति कर सके। जिन वस्तुओं का कक्षा के छात्रों को स्पष्ट ज्ञान है, उनके चित्र दिखाना व्यर्थ है। छोटे बच्चों के लिए चुने गए चित्र तेज रंगों वाले होने चाहिए। बच्चों के समक्ष और उनमें विवरण अधिक नहीं होना चाहिए। शिक्षण के लिए उन चित्रों का चयन किया जाना चाहिए जो बच्चों के समक्ष वस्तुओं का यथार्थ रूप से प्रस्तुत करें। चित्रों का चयन करते समय चित्रगत वस्तुओं के आकार की ओर ध्यान देना चाहिए। कक्षा में दिखाए जाने वाले चित्रों को आकार इतना बड़ा हो और स्पष्ट होना चाहिए कि वे सभी छात्रों को साफ साफ दिखाई दे। आवश्यकता से अधिक चित्रों का एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। चार्ट का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चार्ट किसी घटना, क्रांति का क्रमिक विकास दिखाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। चार्ट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु के अंतर संबंध तथा संगठन भावों तथा विचारों तथा विशेष स्थलों को दृश्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जा सके। वस्तुतः चार्ट शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के लाक्षणिक प्रदर्शनों के लिए किया जाता है। चार्ट निम्न प्रकार के होते हैं। आनुवंशिक चार्ट, इस प्रकार के चार्ट मुख्यतः विकास तथा अभिवृद्धि को प्रसिद्ध करने में। धारावाहिक चार्ट, इस प्रकार के चार्टों द्वारा संगठनात्मक तत्वों तथा उसके क्रियात्मक संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। तालिका चार्ट, इसमें जानकारी सामान्य अनुक्रम से प्रस्तुत की जाती है, जैसे अस्पतालों में रखे जाने वाले मरीजों के चार्ट। इसमें निश्चित समय पर दिए जाने वाले भोजन, औषधियों का विवरण रहता है। ऐतिहासिक चार्ट, जिसमें शासकों, युद्धों की सूची काल क्रमानुसार दी जाती है तथा अन्य संबंधी जानकारी रहती है। वृक्ष की आकृति वाले चार्ट, विकास या संवर्धन को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे चार्ट उपयुक्त रहते हैं। आइमोटाइप चार्ट, मुद्रण चित्र शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये चार्ट आंकड़ों का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण होते हैं। जिन छात्रों या व्यक्तियों में वांछित जानकारी ग्राफ से नहीं मिल पाती है, उनके समक्ष आंकड़ों का अर्थ ऐसे चार्ट की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। इसलिए यह साधन विद्यालयों तथा वयस्क शिक्षा केंद्रों के लिए उपयोगी है। चित्रात्मक चार्ट यथासंभव सरल होना चाहिए, साथ ही उसमें प्रयुक्त प्रतीक स्वतः स्पष्ट होने चाहिए। वर्ताकार चार्ट, एक वृत्त को खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वृत्त समय के किसी एक प्रतिशत को व्यक्त करता है। यदि प्रतिशत छोटे छोटे अंशों का हो तो प्रत्येक खंड में उनका वास्तविक प्रतिशत निर्दिष्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर्स आपको कैसा लग रहा है? ये वीडियो लेक्चर्स यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। साथियों, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतना अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट तैयार कर रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सभी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और हो सके जितना इसे शेयर करना है, सभी ग्रुप्स में शेयर करना है। और कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हो। आप कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसा लग रहा है, हमारी मेहनत कैसी लग रही है आपको। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। साथियों, पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। शिक्षण विधियों का वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर चल रहा है साथियों। और हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है आर एजुकेशन के नाम से, उसे भी फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत निरंतर आगे बढ़ रहे हैं इससे के अंतर्गत ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप से दर्शा सकते हैं। नमूना, प्रतिदर्श, अलंकारिक, कलात्मक कृति, किसी विषय को स्पष्ट रूप से बतलाने या सिद्ध करने के लिए किए जाने हुए अन्य विषय का
उल्लेख नमूना कहलाता है। यह किसी पदार्थ आदि के प्रकार गुण आदि का परिचय कराने के लिए उसमें निकाला हुआ थोड़ा सा अंश। जैसे उदाहरण देकर समझाने से बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। किसान ने अनाज का नमूना सेठ को दिखाया। नोट: सांख्यिकी और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों में किसी बड़ी राशि में से चुनी हुई छोटी मात्रा को प्रतिशत कहा जाता है। प्रदर्श के सांख्यिकी गुण पूरी राशि के सांख्यिकी गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राफ, रेखाकृति, आरेख। दो चर राशियों के बीच वर्गाकृत कागज पर संबंध दिखाने के लिए जिस सशक्त विधि का प्रयोग करते हैं उसे ग्राफ कहते हैं। संख्या के आंकड़ों का निरूपण करने के लिए गणित, भूगोल, विज्ञान, अन्य विषयों में जो विधियां प्रचलित होती है जो ग्राफ की श्रेणी में आती है। कठपुतली: कागज या काष्ठ से बनी पुतली को कठपुतली कहते हैं। इसका उपयोग शिक्षा कार्यक्रमों, अनुसंधान कार्यक्रमों, विज्ञापनों आदि के क्षेत्र में किया जाता है। अधिगम करते समय इनके माध्यम से सुना भी जा सकता है। श्रव्य दृश्य सामग्री: श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री जिनसे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, देखने सुनने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इनके द्वारा शिक्षण को जीवंत बनाया जा सकता है। श्रव्य दृश्य सामग्री के कार्य: मौखिक शिक्षण के आधार ये साधन स्पष्ट अवधारणाएं प्रदान करते और अधिगम में शुद्धता लाते हैं। ये साधन छात्रों की शब्दावली में भी वृद्धि करते हैं। सर्वोत्तम प्रेरक: श्रव्य दृश्य साधन छात्रों में रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करते हैं। ये उनके ध्यान को आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप प्रदान करते हैं। स्पष्टीकरण: इनके प्रयोग से संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। रटने को कम करना: इनके प्रयोग से छात्रों को ज्ञान को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ को रटने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है। सार्थक अनुभव: इनके द्वारा संसार की जटिल एवं विशाल वस्तुओं को साकार रूप दिया जाता है, साथ ही जटिल अनुभवों को सार्थक एवं सरल बनाया जाता है। इनसे प्राप्त ज्ञान 51 से 100% तक होता है। इनसे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। डॉक्टर मोरिया मॉन्टेसरी ने कहा है कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री को ज्ञानेंद्रियों से सीखने का प्रवेश द्वार कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। उदाहरण इसके टेलीविजन, दूरदर्शन, चलचित्र, संगणक, कंप्यूटर, ड्रामा, वीडियो टेप, VCR, DVD, समाचार संबंधी फिल्म, कक्ष में शिक्षक, रिकॉर्ड, ध्वनि युक्त सामग्री, सिनेमा, फिल्म, चलचित्र, मल्टीमीडिया। टेलीविजन, दूरदर्शन यह नवीनतम श्रव्य दृश्य साधन है। इसमें बालक अपनी देखने, सुनने व इंद्रियों का प्रयोग करने के कारण किसी भी तथ्य को शीघ्रता से सीख जाता है। इग्नू का ज्ञान दर्शन चैनल शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए समर्पित है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET द्वारा तैयार किए गए बच्चों के कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं। राज्यों के SCERT स्थानीय भाषाओं में बच्चों के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। टेलीविज़न देखने से पूर्व और उसके पश्चात की गई चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इनके द्वारा बच्चों को अवधारणा निर्माण करने में सहायता मिलती है। वीडियो CD, DVD वीडियो कार्यक्रमों का निर्माण कक्षा अध्यापन के लिए के प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट विषयों, प्रकरणों आदि में किया जाता है। एक पटकथा स्क्रिप्ट बनाई जाती है और कैमरों की सहायता से कार्यक्रम का विकास किया जाता है। सामान्य वीडियो कार्यक्रम विशेषज्ञों द्वारा विकसित किए जाते हैं। CIET यानी CRT ने विद्यालय के बच्चों के लिए बहुत सी वीडियो CD, DVD तैयार की है। NIOS भी बच्चों के लिए कार्यक्रम विकसित करता है। कंप्यूटर एक आधुनिक चमत्कार है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो गया है। एक अध्यापन अधिगम सामग्री के रूप में इसकी क्षमता विशाल है। यह समूह अधिगम और व्यक्तिगत अधिगम दोनों में सहायता करता है और इससे इसका कार्यक्षेत्र विभिन्न स्थितियों और विभिन्न रूपों में बढ़ जाता है। एक कंप्यूटर रिकॉर्ड कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, विद्यार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया कर सकता है, आंकड़ों का संचय कर सकता है तथा व्यापक स्तर पर उन्हें काम में ला सकता है। जब अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो इस अधिगम को कंप्यूटर सहायक अधिगम कहा जाता है। CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कई बार इसे कंप्यूटर मॉडिफाइड अधिगम CML भी कहते हैं। कंप्यूटर मीडिएटेड अधिगम। यह कंप्यूटर एक पूर्व अधिकल्पित कार्यक्रम के अनुसार अध्येता के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। विद्यालय पूर्व निर्धारित रीति में नई अवधारणाओं के लिए पथ प्रदर्शित किए जाते हैं, अर्थात कंप्यूटर विद्यार्थियों के साथ हर पग में अन्योन्य क्रिया करता है। इस प्रकार यह अधिगम एक अनन्य क्रियात्मक अधिगम होता है जहाँ अध्येता सदैव सक्रिय रहता है। चलचित्र प्रक्षेपित अथवा मूवी प्रोजेक्टर एक प्रकाश यांत्रिक यंत्र होता है जो गतिविधि चित्रों अर्थात चलचित्रों को पर्दे पर प्रदर्शित करता है। इसके माध्यम से किसी विषय को देखते के साथ साथ सुन भी सकते हैं। इसका प्रयोग अध्यापन कार्य के साथ मनोरंजन आदि में किया जाता है। चलचित्रों में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ इनका विश्लेषण और संश्लेषण भी रहता है। भारतवर्ष चलचित्र प्राप्त करने का प्रमुख स्थान केंद्रीय फिल्म पुस्तकालय जो
राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य संस्थान दिल्ली से संबंध है। इसके 4 प्रकार के चलचित्र मिल सकते हैं। कक्षा में अध्यापन उपयोगी चलचित्र, सामाजिक शैक्षिक चलचित्र, वर्त चलचित्र, बालकों के लिए मनोरंजन संबंधी चलचित्र, फिल्म पुस्तकालय। केंद्रीय फिल्म पुस्तकालय के अतिरिक्त बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी फिल्म पुस्तकालय है जहाँ से फिल्म एवं फिल्म पट्टियाँ प्राप्त की जा सकती है। इनसेट शैक्षिक योजना 1982 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में इस कार्य के लिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित कर दिए गए हैं। एनसीईआरटी दिल्ली एवं सीआईईटी छात्र उपयोगी फिल्म निर्माण कर रहा है। चलचित्रों के गुण, इनके द्वारा छात्रों को सीखने की प्रेरणा दी जाती है, छात्रों को अनुभव करने के लिए स्थितियाँ प्रस्तुत की जाती है, छात्रों की ग्राह्य शक्ति को विस्तृत तथा विकसित करती है, वाद विवाद के लिए भी अवसर देती है, छात्रों को स्वाध्याय करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, नवीन पाठों को प्रारंभ करने के लिए बहुत ही लाभदायक, छात्रों की समझने की शक्ति तथा विचारधारा को विकसित किया जाता है। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपादान है। नंबर 3 है क्रियात्मक सहायक सामग्री। यह शिक्षण की वह सामग्री है जिसमें विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होकर विद्यालय बाहर के वातावरण से सहगामी गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर सीखता है, जैसे मेले, प्रदर्शनी, सम्मेलन, संग्रहालय, ऐतिहासिक भ्रमण, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, रैलियाँ, संगोष्ठी आदि। अनुदेशनात्मक कंप्यूटर अधिवेशन सहायक सामग्री, ऐसी सामग्री जिसमें विद्यार्थी अध्यापक की अनुपस्थिति में सीखते हैं। 2000 साल पहले प्रमुख यूनानी दार्शनिक सुकरात ने ही बताया था कि विद्यार्थी अध्यापक की अनुपस्थिति में सीख सकते हैं, लेकिन इनके इस विचार को मूर्त रूप सन 1954 में BF स्किनर ने एक फ्रेम्स के रूप में प्रस्तुत किया। यह तकनीकों से युक्त, शैक्षिक नवाचार युक्त, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उपयोग ली जाने वाली सहायक सामग्री है, जिसमें शिक्षक कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा संबंधित पाठ्य पुस्तक अथवा विषय वस्तु की सामग्री को सरल, स्पष्ट, रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। जैसे www, वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल सर्च इंजन है, ई बुक है, ई लाइब्रेरी, ई स्कूल, ईमेल, इंटरनेट, टेलनेट, यूजनेट, चैटनेट, पुशनेट आदि। टेलनेट, इसमें किसी वस्तु को कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाता है, अर्थात यह एक दूरस्थ होस्ट पर एक आभासी टर्मिनल कनेक्शन है जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के ऊपर एक 8 बाइट उन्मुख डेटा कनेक्शन को एकमत करता है। इसके माध्यम से एक कमांड लाइन इंटरफेस का अधिगम प्रदान करता है। इसे रिमोट लोडिंग भी कहते हैं। यूजनेट, इसमें किसी विषय वस्तु को एक कंप्यूटर से एक से अधिक कंप्यूटर भेजा जाता है। इसे यूजर्स नेटवर्क भी कहते हैं। यह इंटरनेट की सबसे पुरानी सेवा है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से नेटवर्क में निहित सूचनाओं के भंडार को किसी विषय पर आधारित समूह में बांटा जा सकता है तथा एक विषय पर रुचि रखने वाले व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसे न्यूज ग्रुप एवं न्यूज रोड भी कहते हैं। पुशनेट, इसमें संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जा सकता है। चैटरूम, चैटनेट, इसके द्वारा दूर दराज में बैठा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से किसी भी विषय वस्तु पर सामने बैठकर बातचीत कर सकता है। नोट, विभिन्न श्रव्य दृश्य में संबंध प्रदर्शित करने के लिए एडगर डेल के द्वारा प्रस्तुत अनुभव कोण के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। इस कोण में सबसे ऊपरी शीर्ष पर शाब्दिक संकेत दिए हैं और सबसे नीचे प्रत्यक्ष सार्थक अनुभवों को सम्मिलित किया गया है। एडगर डेल के द्वारा प्रदत्त अनुभव शंकु या अनुभव कोण को निम्न चित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सबसे ऊपर है शाब्दिक प्रतीक, दृश्य प्रतीक, रेडियो रिकॉर्डिंग, चित्र, गतिशील तस्वीर, दूरदर्शन, प्रदर्शन सामग्री, पर्यटन प्रवृत्ति यात्रा, प्रदर्शन, नाटक, भाव, भंगिमा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव, प्रत्यक्ष व परोक्ष अनुभव। या न्यूनतम प्रभावशाली शब्द है सर्वाधिक प्रभावशाली प्रत्यक्ष अनुभव। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष अनुभव सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं, सबसे कम प्रभावशाली होते हैं शब्द। नेक्स्ट साथियों, श्री के संपत एन पन्नीर सेल्वम तथा ए संथानम ने श्याम पट के प्रभावशाली प्रयोग हेतु निम्न चार्ट प्रस्तुत किया है। बी काइंड एंड यूज मी सिस्टेमेटिकली। बी, एल फॉर lay out the writing plan in advance. A for arrange light, angle and arrangements. C का है चाक, colored, chalk, eraser, ruler, painter and other templates. ब्लैक बोर्ड की ये डेफिनेशन है। कीप इट क्लीन, नियर ऑर्डिनरी। बी एडुजियस, व्हाट डू राइट एंड व्हाट डू राइट। ओ ऑर्डर, स्टैंड और अदर साइड। ए अट्रैक्शन बाय कलर, कैपिटल लेटर, अंडरलाइन एंड पॉइंटर। आर राइटिंग ब्राइट, रीडेबल, यूनिफॉर्म, स्ट्रेट एंड
डी फॉर ड्राइंग विथ ए पर्पज इजीली नीटली बट सिस्टमेटिकली। गतिविधि क्रियाकलाप। तो दोस्तों ये लेक्चर्स आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। तो दोस्तों गतिविधि या क्रियाकलाप। सीखना बच्चों की एक स्वाभाविक क्रिया है। इसमें सीखने के तरीके और रुचियों का गहरा असर होता है। बच्चों को अवसर मिले तो वो अपनी रुचि, स्तर और अनुभव के सहारे आसानी से सीख जाते हैं। बच्चों के अनुभव को जगह देने से सीखना आसान हो जाता है। बच्चों की कल्पनाशीलता में ही स्वतंत्र चिंतन और सृजनात्मकशीलता छिपी रहती है। वास्तव में सीखने सिखाने की प्रक्रिया मिलजुल कर काम करने में अनुभव है। गतिविधि क्या है? गतिविधि एक क्रियाकलाप को कहा जा सकता है जिसमें सीखने वाला सिखाने वाले दोनों सक्रिय होते हैं, अर्थात छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के ज्ञान को प्राप्त करता है। क्रिया से तात्पर्य जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है, उसको पूर्ण करने में उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों क्रियाशील रहते हैं। इस आधार पर ज्ञात होता है कि छात्र की क्रियाएं दो प्रकार की होती है, शारीरिक मानसिक। उन सभी क्रियाओं के द्वारा जिनमें बच्चे रुचिपूर्वक, जिज्ञासा, कौतूहल, लगन, मनोयोग से सक्रिय रहकर कार्य करते हुए सीखते हैं, गतिविधि कहलाती है। गतिविधि से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिसके सहायता से शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को कक्षा में रोचक एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाए तथा बच्चे उसमें रुचि लें। स्वयंवेन के अनुसार क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। शारीरिक गतिविधि कदम ताल, पीटी, उछल कूद आदि। मानसिक गतिविधि चिंतन, मनन, तर्क, वार्तालाप, पहेली पूछना, भाषण देना आदि। शारीरिक व मानसिक गतिविधि पशु पक्षी का नाम लेते हुए आगे पीछे कूदना, लेखन कार्य करना। शैक्षिक गतिविधियों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। अनुभव प्राप्ति से संबंधित गतिविधि, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित गतिविधि, ज्ञान प्रदान करने से संबंधित गतिविधि। सामान्य रूप से गतिविधियों को 3 भागों में बांटा गया है। मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, सामग्री आधारित गतिविधि। मौखिक गतिविधि ऐसी गतिविधि जिसे मन ही मन बिना लिखे किया जाता है। इसमें बोलना सुनना अधिक होता है। इसमें समय व परिश्रम की बचत होती है। शिक्षक बच्चों के साथ संवाद करता है, इससे सजगता का विकास होता है। सर्वाधिक मानसिक क्षमता का विकास होता है। भाषा क्षमता का विकास होता है। इसमें बालकों को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जैसे अध्यापक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में सहायक है। इसमें संक्षिप्तता, यथार्थता का विकास होता है, जैसे कविता, कहानी, भाव सुनना, वार्तालाप, प्रश्न पूछना आदि। लिखित गतिविधि ऐसी गतिविधि जिसमें पेन, पेंसिल, स्लेट, कॉपी की सहायता से लिखकर किया जाता है। इसमें समय परिश्रम थोड़ा अधिक लगता है। इसमें लिखने की क्षमता का विकास होता है। इसमें बालकों को बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। इससे आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास होता है। शुद्धता का विकास होता है। विद्यार्थी स्वतंत्रतापूर्वक अपने उत्तर की जाँच कर सकता है। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों का पता लगाकर उसमें सुधार कर सकता है। विद्यार्थी मौखिक रूप से की गई गतिविधि को लिखित रूप में भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकता है। निबंध लेखन, सुलेख, श्रुतिलेख, चित्र, ड्राइंग, अनुभव लिखना, प्रश्न बनाना, चित्रों आदि पर काम करना आदि। सामग्री आधारित गतिविधि बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए जिस गतिविधि का प्रयोग करते हैं उसे सामग्री आधारित गतिविधि कहते हैं। इसमें समय व परिश्रम बहुत अधिक लगता है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। बालकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है, जैसे प्रयोग करना, चार्ट, मॉडल, अन्य सहायक सामग्री की सहायता से प्रकरण को समझना आदि। गतिविधि आधारित शिक्षण विधि की विशेषताएं। यह विधि छात्र को स्वयं करके सीखने पर अवसर प्रदान करती है, जिससे छात्र ज्ञानार्जन करता है। यह विधि छात्र को कार्य करने में इतना मग्न कर देती है कि उसे ज्ञानार्जन करते समय थकान का अनुभव नहीं होता। यह विधि शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होती है। इस विधि के द्वारा छात्र क्रियाशील होकर पाठ्य विषय में रुचि का अनुभव करते हैं। यह विधि छात्रों को अनेक वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाती है। यह विधि पाठ्य पुस्तकों को महत्व न देकर वस्तुओं, संग्रह, पर्यटन, अवलोकन, प्रेक्षण को महत्व देती है। गतिविधि क्यों कराई जाए? तो साथियों, प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे ऑडियो नोट्स भी देख सकते हो। सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ऑडियो नोट्स, जिनको सुन सकते हो आप आसानी से। सभी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन हो चुके हैं, ऑडियो नोट्स। इसके अलावा है जीके वैक्सीन के नाम से भी आपको मिलेगा वहाँ पर फोल्डर। उसमें भी आप अनेक विषयों पर जो जीके वैक्सीन बने हुए हैं आसानी से समझाए गए हैं। राजस्थान जीके को उसमें जीके वैक्सीन का भी अवलोकन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और जीके वैक्सीन को देखिए और हमारा ऑडियो नोट्स। उसके अलावा भी इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया जीके, राजस्थान जीके सभी से संबंधित उसमें अनेक फोल्डर बने हुए हैं, उनका अवलोकन जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। गतिविधि क्यों कराई जाए? पाठ्य वस्तु को रोचक बनाती है, सीखने की प्रक्रिया को सरल बना देती है, बच्चे को खुद सोचते अथवा
करने को प्रेरित करती है। गतिविधियाँ बच्चे के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होती है। बच्चे को अभ्यास के द्वारा दक्षता विकास के अवसर देती है। समस्याओं के निराकरण के लिए नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। बच्चे की भयमुक्त करती है। बच्चे को बच्चों की झिझक दूर करती है। शिक्षक और बच्चे के बीच संबंधों को सुखद बनाती है। गतिविधि का चुनाव बच्चों की आयु, अनुभव तथा वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। कैसे करें गतिविधि? यदि सीखने सिखाने की उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जाए तो सीखना अपने आप में होता रहता है। ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर असमानता का भाव पैदा करती है। बच्चों की जिज्ञासा सीखने के मूल में निहित है। इसी जिज्ञासा के चलते उनकी खोजबीन शुरू होती है। बच्चों के मन में कल्पनाशीलता है। उन्हें नई नई बातें रचना अच्छा लगता है। बचपन की कल्पना में सृजनशीलता और स्वतंत्र चिंतन की क्षमता छिपी रहती है। वार्तालाप, विमर्श, चर्चा। वार्तालाप का अर्थ विचार विनिमय शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और छात्र परस्पर मिलजुल कर किसी प्रकरण या समस्या पर स्वतंत्रता के वातावरण में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वार्तालाप कोई वाद विवाद नहीं है। ह्यूज महोदय के अनुसार यह एक ऐसी सहयोगी कार्य है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करता है और सत्य को खोजना चाहता है। इसको व्यवस्थित वार्तालाप से भी संबोधित किया जा सकता है। रिस्क महोदय के अनुसार अध्ययन, अधीन प्रकरण अथवा समस्या में निहित सभी संबंधों पर पूर्णता से विचार करना, इसमें संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, उनकी तुलना, मूल्यांकन किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसे संवाद विधि या संप्रेषणात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है। वार्तालाप के उद्देश्य विषय का विस्तार से ज्ञान देना, नियम का निर्माण करना, जीवन संबंधी आदर्शों की शिक्षा, सामाजिक मूल्य। बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। बालक यह सीखते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार बातचीत की जाती है। वार्तालाप के प्रकार। कोरम। कोरम शब्द मूलतः लैटिन भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका समानार्थी शब्द गणपूर्ति है। किसी सभा, संसद या संस्था की बैठक के लिए जरूरी न्यूनतम सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं। इसमें न्यूनतम आवश्यक संख्या की उपस्थिति के बिना सभा या समिति या विधायिनी के कार्य को वैधानिकता प्राप्त नहीं हो सकती। अतः इस न्यूनतम संख्या में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। भारतीय गणतंत्र के संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 10 सदस्यों का कोरम राज्यसभा व लोकसभा के लिए निश्चित है, 1/10। कोरम। फोरम यह वार्तालाप रूप विद्यालय में भी होता है जिसमें छात्र भाषण देते हैं और अंत में प्रश्न पूछने का समय दिया जाता है। व्याख्यान वार्तालाप अध्यापक द्वारा विचारणीय बिंदु पर व्याख्यान द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है, फिर उस पर समूह के सदस्य विचार विमर्श करते हैं। मंच वार्तालाप यह पैनल परिचर्चा की तरह होती है। पैनल चर्चा एक लघु विशिष्ट समूह होता है जिसमें सदस्यों की संख्या 8 से 10 होती है। वाद विवाद को ही पैनल चर्चा कहा जाता है। इसमें छोटे समूह के रूप में एक निश्चित समय के लिए श्रोताओं के समक्ष वाद विवाद का आयोजन किया जाता है, जिसमें अंत में श्रोता भी इसमें भाग लेते हैं तथा प्रकरण के संबंध में प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर केवल पैनल चर्चा के सदस्य देते हैं। इसमें अनुदेशक वाद विवाद की संपूर्ण व्यवस्था करता है, जैसे वाद विवाद प्रकरण, समय, स्थान, समूह सदस्य, कौन कौन होंगे, कितने होंगे, अध्यक्ष कौन होगा। अध्यक्ष समूह के सदस्यों के वाद विवाद का संचालन करता है और बीच बीच में इनकी अंतः प्रक्रिया व तर्कों का संक्षेपीकरण एवं सुधार करता है। श्रोतागण वाद विवाद समाप्त होने पर प्रश्न पूछते हैं तथा अपना दृष्टिकोण तथा अनुभव को भी प्रस्तुत करते हैं। संसदीय वार्तालाप समूह के सदस्यों के पालन हेतु पूर्व में नियम बना देते हैं। इस विधि प्रस्तावना, अनुमोदन और मत विभाजन की क्रिया चलती रहती है। छात्र संसद इसी का ही रूप है। अनौपचारिक वार्तालाप ऐसी वार्तालाप जिसमें पूर्व में कोई निश्चित समय और स्थान की निर्धारित नहीं किया जाता है। इसमें बातचीत का ढंग या तो आत्मीयतापूर्ण होता है या प्रतिवादात्मक होता है। गोलमेज वार्तालाप इसमें किसी तथ्य पर उतने ही सदस्य वार्तालाप करते हैं जितनी सदस्यों की टांगे किसी गोलमेज के नीचे आ सकें। ऐसी व्यवस्था अमेरिका के उन्नत विद्यालयों में होती है। रीति समस्या इसमें ढंग से विचार करने के लिए संबंधित तथ्य का होना आवश्यक है। विचार विमर्श में तथ्यों की जानकारी या तो पहले से ही पास में रखी जाती है या उन्हें किसी समय दे दी जाती है। तथ्यों के अभाव में निर्णय गलत होने की संभावना रहती है। बाद में सभी समाधानों को प्रस्तुत किया जाता है और प्रत्येक सार्थकता की जांच कर किसी एक विचार को स्थिर कर दिया जाता है। वार्तालाप विधि के लाभ क्या क्या है? छात्रों में सहयोग से काम करने की आदत बनती है। निर्णय आत्मविश्वास में दूसरे के प्रति आदर की भावना पनपती है। बालक विनम्रता सीखते हैं। अध्यापक बालकों को भली प्रकार समझता है, सीखने की प्रेरणा मिलती है। बालकों में अध्यापक के प्रति श्रद्धा भाव जागृत होता है। दोष इसके क्या है? वार्तालाप में समय के नष्ट होने की आशंका बनी रहती है। कभी कभी वार्तालाप अस्पष्ट रह जाती है और यह विधि आडंबर मात्र रह जाती है। नोट: समूह चर्चा नियमों, विनियमों, मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। तो साथियों, ये हो गया कंप्लीट आपकी शिक्षण विद्या टीचिंग मेथड कंप्लीट। SST सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विद्या कंप्लीट होती है। वन शॉट में एक ही वीडियो लेक्चर्स में हमने पूरी शिक्षण विद्या को समेट लिया। साथियों, आपके समय को ज़्यादा हम
नष्ट न करते हुए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, कम समय में कम शब्दों में आपको अधिकतम विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है सरल शब्दों में। और शायद आपको हमारी लेखनी भी पसंद आई होगी। साथियों, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और कंटेंट बाजार में उपलब्ध किसी भी विषय वस्तु से कमज़ोर नहीं है। मिलाकर भी देख सकते हो आप, हमारा कंटेंट है। तो दोस्तों, वीडियो लेक्चर यदि आपको पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।